उसका आध्यात्म का क्या लाभ है, कैसे है, उसके बारे में चर्चा होगी। इससे पहले मैं आचार्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और पवन संगई जी, राजेश जैन जी और सभी अटेंडी का मैं स्वागत करता हूं। आचार्य जी का मैं छोटा सा एक आपको परिचय देना चाहूंगा। आचार्य जी डॉक्टर विक्रमादित्य जी is an authority on mudra vigyan. He is also an expert in yoga yagya and astrological science and is committed to the preservation of ancient Indian culture and sciences. He has done hundreds of TV programs as a presenter and has appeared as a subject expert on the various television shows of India TV, GTV, G Jagran, Pragya TV, etc. And has also done hundreds of live TV astrological shows with Bollywood star, playback singers, political, social, religious leaders, and other celebrities. He is Acharya in astrology and has earned his doctorate in yoga. मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। As a corporate trainer, he has conducted several programs in India and abroad for various corporate, including Sciences and HDFC, on these management yoga and meditation. He lays special emphasis on an integrated approach towards dealing with the stress in modern life. Apart from developing the physical, mental, and emotional aspects of individuals, he is also associated with Times Foundation and also conducted several workshops regarding modern scientific analysis of the ancient sciences of India and scientific basis of our rituals. He also holds the position of director in Vivekanand Nature Cure Hospital, which was established by him with the aim of providing healthcare facilities in all branches of medicines. This multi-facility hospital and research center is one of its kind in the country, offering under one roof a unique blend of all the branches like homeopathy, Ayurvedic, Unani, etc., along with yoga and meditation, nature cure, holistic healing and एलोपैथी। ये सर का छोटा सा परिचय है। इसी के साथ मैं आचार्य जी का पुनः स्वागत करता हूं और आचार्य जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने मुख से ज्ञान वर्धन करें हमारा। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद राजेश जी, आपने मुझे यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया और जैसा मुझे बताया गया कि राजेश जी के द्वारा कि ये सीए फेडरेशन, सीए हैं बहुत सारे आपके अंदर, और मैं बहुत सारे अच्छे प्रबुद्ध लोगों से जुड़ा हुआ हूं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में लगातार रहता हूं। बंसल जी शायद आप जानते होंगे। बंसल जी पूरा नाम सर? अभी बंसल जी, आरएस बंसल। अच्छा, राधे श्याम बंसल जी, फिर ठीक है, मैं जानता हूँ बंसल जी। और बहुत सारे लोग सीए आश्रम से हमारे जुड़े भी हुए हैं। जी सर, जी सर। कई बार विभिन्न प्रोग्रामों में जाकर लोगों को हमारे योग अध्यात्म के संबंध में बताने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये हमने एक संस्थान है जमुनापार में बनाया है, विवेकानंद योग आश्रम। मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने आज से करीब करीब 60 साल पहले इस आश्रम को बनाया और इस आश्रम का बनाने का उद्देश्य ये था कि भारतीय पराविद्याओं पर वैज्ञानिक ढंग से शोध किया जा सके। जी जी जी। और पिछले करीब करीब 60 सालों से हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन विवेकानंद प्रतिष्ठान जी करीब 50 डिफरेंट बुक्स भारतीय पराविद्याओं पर हमारे संस्थान के द्वारा लिखी गई हैं और पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको ऑर्थोडॉक्स बोला जाता था, जैसे मुद्रा विज्ञान। आपने देखा होगा कि हमारे विभिन्न संत महात्मा भगवान अलग अलग मुद्राओं में हाथ के जेस्चर्स के द्वारा बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश भी ज्ञान मुद्रा में कहा। वहां पर एक मंत्र आया है, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतत्वे नमः, कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश भी इस ज्ञान मुद्रा में दिया था।
और हमारे एक मिलने वाले वेटिकन के बड़े गिरजाघर में गए बहुत साल पहले, और उन्होंने आके हमारे पिताजी को बताया कि जहां जो वेटिकन के अंदर सबसे बड़ा गिरजाघर है, वहां एक ईसा का स्टैचू है, वो इस ज्ञान मुद्रा की पोज में है। ये विशुद्ध भारतीय पोज कहां पहुंचा? तो इस पर शोध करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ, और मुद्राओं के द्वारा कैसे डिफरेंट डिसीज हील कर सकते हैं। ये सारा भारतीय विज्ञान इंटर रिलेटेड है, चाहे ज्योतिष, चाहे मंत्र विज्ञान, चाहे आयुर्वेद या योग या कोई भी आध्यात्मिक विज्ञान की बात करें, सारे के सारे इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट रहे। और ज्योतिष को भी साथ जोड़े तो हाथ की 5 उंगलियां विभिन्न ग्रहों को अभिव्यक्त करती हैं। ये पहली उंगली बृहस्पति को अभिव्यक्त करती है, दूसरी उंगली शनि को, ये सूर्य को, ये बुध को। तो इस प्रकार से विभिन्न उंगलियों का भी आपके हाथों से बहुत बड़ा एक समन्वय रहा है, और आप उस ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से भी इस विज्ञान को समझ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा भारतीय संस्कृति का जो अनादिकाल से जो विज्ञान रहा है, वो एक ऐसा विज्ञान रहा है कि जिसका सब लोगों ने लाभ उठाने का प्रयास किया और हमारी संस्कृति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। कि पिछले 1000 सालों के अंदर, 1500 सालों में ऐसी व्यवस्था बनी कि हम अपने आप को बचाने के लिए ही लड़ते रहे और हमारे विज्ञान को हम आगे नहीं बढ़ा पाए। तो उसका प्रभाव यह है कि आज पूरा विश्व हमारे इतिहास को इतिहास नहीं मानता, माइथोलॉजी मान लेता है। तो आज आवश्यकता है कि हम जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग सीए हैं, अलग अलग फील्ड्स में जो काम कर रहे हैं, वो पहले भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयास करें। और जितना भारतीय संस्कृति को पढ़े लिखे लोग ज्यादा समझेंगे, पढ़ेंगे, उतना ज्यादा भारतीय संस्कृति का, भारतीय जितना हमारा शास्त्र है उनका विकास होगा, हमारी वैल्यूज का विकास होगा। लेकिन हमने ज्योतिष विज्ञान के ऊपर आज मुझे बुलाया गया है। ज्योतिष विज्ञान को एक ऐसा विज्ञान समझ लिया है कि केवल मिसमरित, जिसको कहा जाता है कि चमत्कार से परिपूर्ण विज्ञान, लेकिन है भी चमत्कार से परिपूर्ण, लेकिन उस पर आवश्यकता है शोध करने की। आज कुछ लोगों ने इसको पैसा कमाने का धंधा बना लिया है कि उपाय आओ, उपाय कराओ। बेचारे परेशान होकर जाते हैं पंडित जी के पास, पंडित जी और उस पे 20-50 हजार रुपए और खर्च करवा देते हैं, और उसके बाद व्यक्ति को पता चलता है कि कुछ लाभ तो हुआ नहीं। तो ज्योतिष का भी अर्थ जो है, जो उपाय वाली बात है, वो एक अलग विज्ञान है। ज्योतिष गणनाओं का विज्ञान है, और प्रत्यक्ष गणना उसका प्रमाण यह है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखें तो डिफरेंट किस्म के कैलेंडर्स चलते हैं। ग्रीक कैलेंडर चलता है, इंग्लिश कैलेंडर चलता है, हजरी संवत चलता है, हमारा भारतीय में संवत चलते हैं, सिखों में अलग प्रकार का एक कैलेंडर चलता है। लेकिन सब कैलेंडर्स में यदि इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो उसमें आज 12 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन आज से करीब करीब 1000 साल पहले उसके अंदर 10 महीने होते थे। जूलियट के बाद जुलाई जुड़ गया, अगस्टस के बाद अगस्त जुड़ गया। तो यानी उन लोगों ने बहुत दिन बाद, लेकिन भारतीय संस्कृति में इस वक्त यदि आप देखें, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि सबसे पहले आपके अंदर ज्योतिष के अंदर विश्वास जागना चाहिए कि हम कितने वैज्ञानिक हैं। हम लोगों ने अपनी संस्कृति को कितने साल पहले, आज जो हमारे ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से हमारी जो कैलेंडर चलता है उसका नाम है विक्रमादित्य संवत। विक्रमादित्य संवत आज की तारीख में चलता है 2078। 2078 विक्रमादित्य संवत चलता है, 2078। यानी आज से 2078 साल पहले महाराज विक्रमादित्य ने जब अपने नाम से संवत आरंभ हुआ, उनके नाम से, उससे पहले कौन सा संवत चल रहा था? उससे पहले चलता था युधिष्ठिर संवत। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के उपरांत हमारी भारतीय संस्कृति में व्यवस्था थी कि जिस दिन जो राजा अपनी संपूर्ण प्रजा का जो कर्ज होता था वो उतार देता था, यानी पूरी प्रजा जो होती थी
वो बिल्कुल ऋण मुक्त हो जाती थी। वे राजा की ऐसी व्यवस्था बन गई। उस दिन से उस राजा के नाम पर, उस व्यक्ति के नाम पर संवत आरंभ करने की व्यवस्था थी। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो उसके नाम का संवत आरंभ हुआ। उसके बाद महाराज विक्रमादित्य, आज से 2078 साल पहले महाराज विक्रमादित्य के राज्य में, उज्जैनी में जिनका राज्य था, और विडंबना माने कि हमारे इतिहासकारों ने विक्रमादित्य का नाम हमारे इतिहास से ही गायब कर दिया। आप सब लोग 10th 12th मतलब कम से कम 10वीं तक तो हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, उसके बाद आपने कॉमर्स ले ली होगी, सीए बन गए होंगे आप लोग, लेकिन उस तब 10वीं क्लास तक आपने हिस्ट्री जरूर पढ़ी होगी। जो 6 से शुरू होती है, 7th 8th 9th 10th तक हिस्ट्री पढ़ती है, उसमें हिस्ट्री में कहीं महाराज विक्रमादित्य को पढ़ाया गया? पढ़ा होगा आचार्य जी, लेकिन अभी ध्यान तो नहीं है ना हमें। मैं वही कह रहा हूं, बिल्कुल आया ही नहीं साहब, बिल्कुल गायब कर दिया। ओके ओके, ये हिस्ट्री से ही गायब कर दिए गए। आदि शंकराचार्य महाराज हमारा इतिहास जो है, हमको ऐसा शून्य बनाने का प्रयास किया कि हमें अपनी संस्कृति पर विश्वास ही ना हो। जब मैं छोटा था या आप छोटे रहे होंगे तो हमें तो ऐसे ही लगता था कि हमें तो लूटते ही रहे लोग आगे, हमें तो लूटते ही रहे। कभी मुगल आ गए, उससे पहले हुन आ गए, उससे पहले अब ये सब जो अलग अलग प्रकार के इन्वेजन्स हुए अफगानिस्तान की तरफ से और विभिन्न संस्कृतियों की तरफ से, हम तो ऐसे पिटे रहे कि हमारे बस की कुछ नहीं था। लेकिन सीए साहब, आपके पास, राकेश जी, कौन आएगा आपके पास ऑडिट कराने के लिए? एक रिक्शा वाला ऑडिट कराने आता है आपके पास कभी? नो। एक ऑडिट कराने वाला चाय वाला भी नहीं आता होगा ऑडिट करवाने। ऑडिट करवाने आती है वो कंपनीज जिनके पास खूब बड़ा पैसा हो, समृद्धि हो, और उसी के पास जाकर सब ऑडिट, इनकम टैक्स, ये सब व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो हमारी संस्कृति में कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा कि जिसको लूटने के लिए पूरे विश्व से हमला हुआ हमारे ऊपर। और सोचें, वो महाराज विक्रमादित्य को मैं इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिसने इतना बड़ा काम किया कि पूरे अपने नाम से संवत आरंभ किया। और महाराज विक्रमादित्य के संबंध में उनके सिंहासन 32 की कथाएं सुनी है आपने? जी सर, जी सर। सिंहासन 32 एक की बात होती है, और जिसको जो राजा भोज को मिला था बाद में, और राजा भोज ने खुदवा के उनको निकलवाने का प्रयास किया था। और वो कहा जाता है कि जैसे ऐसे वो जब उसने चढ़ने का प्रयास किया उस आसन सिंहासन के ऊपर, तो वो जो 32 पुतलियां थी वो धीरे धीरे आकर उसको पहले बताती रहेंगी कि क्या तुम इसके लायक हो। और वो उसके बाद कहा जाता है कि जब वो लायक नहीं था तो वो आसन अपने आप आकाश में विलुप्त हो गया। विलुप्त हो गया। ऐसी हमने केवल उसको कहानी मान ली कि दादा दादी की कहानियां हैं और उसका कोई औचित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे इतिहास के अंदर हमको अपने लिए कोई स्थान दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने हमें शून्य करने का प्रयास किया। मैं आपको बता रहा था कैलेंडर, मैंने महाराज विक्रमादित्य की बात इसलिए लाई कि कैलेंडर की बात लाने को प्रयास किया। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ जो हमारे 12 महीने हैं, वो आज से नहीं, अनादि काल से उसी प्रकार से सूर्य के चक्र को गणनाओं करने की व्यवस्था बनाते हैं। और हमारे यहाँ जूलियट के हिसाब से महीना ऐड कर दो और अगस्टस को लाके बाद में उसने ऐड कर दिया, ऐसी बातें नहीं की। हम प्राचीन काल से ही पूर्ण विज्ञान सम्मत से कार्य करते आए। जब ग्रहण लगेगा, कौन से दिन अमावस्या होगी, कौन से दिन सूर्य कब होगा, किस समय सूर्य ऊपर पहुंचेगा, कब कहां से, और इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे यहाँ अनादि काल से रही। हम इतने ज्ञानवान रहे, चाहे वाणिज्य के क्षेत्र में बात करें, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में बात करें, चाहे युद्ध कला के क्षेत्र में बात करें। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी रही जो हमारी संस्कृति में बहुत सारे रहे। मैं कहूंगा भगवान बुद्ध का इस देश में आना, भगवान बुद्ध का आज से 2500 साल पहले इस संस्कृति में जब जन्म हुआ, उसके बाद हम अहिंसा प्रधान जो हो गए, हिंसा शस्त्र हमने त्याग दिया, उसके बाद से हम पे इन्वेजन हुआ। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो शायद 326 बीसी में पहला भारत के ऊपर आक्रमण हुआ। वो आक्रमण हुआ अलेक्जेंडर सिकंदर के द्वारा। उससे पहले किसी ने भारत के ऊपर आक्रमण करने का सोचा नहीं।
और उसके बाद हम अपनी संस्कृति को बचाने में बड़े मुश्किल से रहे। जो ज्योतिष विज्ञान अनादिकाल से विज्ञान है और इसके द्वारा बहुत कुछ जाना जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है, लेकिन समस्या यह है कि हमारे पास अब हल्दी की गांठें रह गई हैं कुछ केवल, और हम पंसारी बन के बैठ गए। कुछ चीजें हैं जो ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आज भी बहुत बढ़िया रूप से, ज्योतिष विज्ञान शोध का विज्ञान है। और मैंने अपने छोटे से जीवन काल के अंदर अपने पिता के साथ काम करते हुए प्रत्यक्ष रूप से देखा कि अद्भुत रूप से कई बातें ऐसी सामने आती हैं कि दिमाग चकरा जाता है कि ज्योतिष के द्वारा कैसे ये व्यक्ति, ये एक बात जानने को मिली। मेरे पिता के पास बीडी जत्ती जी वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके पीए होते थे शर्मा। तो वो पिताजी से मिलने आए और पिताजी से मिलने आने पर उन्होंने अपनी जन्मपत्री पिताजी के समक्ष रखी कि किसी ने बड़े व्यक्ति ने उनको भेजा था, और जाके मिले पिताजी से, बोले महाराज जन्मपत्री देखें और मुझे किसी ने कह दिया है कि मेरी मृत्यु इस दिन को हो जाएगी। तो मेरे पिताजी ने जन्मपत्री देखी और बहुत अच्छे से शोध किया और उनको कहा जी हाँ बिल्कुल मृत्यु होगी भी, लेकिन आप जिंदा भी रहेंगे। तो उन्होंने कहा आचार्य जी आप मजाक कर रहे हैं गुरुदेव, सही से बताएं क्या मतलब है इसका, मेरी तो जान अटकी हुई है कि बिल्कुल किसी ने कह दिया और आप कह रहे हैं कि मृत्यु होगी भी और मैं जिंदा रहूंगा। तो आचार्य जी ने जन्मपत्री देखकर उसको सिद्धांत के अनुसार से बताया कि आपका जो ग्रह है वो स्वप्नादि अवस्था के अंदर है। जो ग्रह स्वप्न अवस्था के अंदर है कि जो मृत्यु कारक है बिल्कुल जिसने निकाली है डेट बिल्कुल परफेक्ट निकाली है, परंतु जो मैं उसके आगे शोध करके बताता हूं कि आपका ग्रह स्वप्न अवस्था में आपकी मृत्यु होगी, सपने में होगी और आप जिंदा रहेंगे उसके बाद। तो यहां मेरा ये एक उदाहरण देने का ये प्रभाव ये था कि ज्योतिष इतना सूक्ष्म है, कब क्या कुछ कैसा होना है बहुत कुछ समझा जा सकता है और प्रत्यक्ष समझा जा सकता है, उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। जो मानव विज्ञान है, हमारे यहाँ तो कहा गया गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि नहीं मानुषा कृष्णतरम विकिंचित। तो ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम एक एक चीज को शोध करके आज समाज के समक्ष रखने का प्रयास करें, और उसके लिए आवश्यकता है कि हमारे पढ़े लिखे लोग ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत आए, जो इंजीनियर्स हैं, जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस को समझते हैं, जो अच्छा सा पढ़ा लिखा है। आज समस्या क्या हो गई है कि जो पंडित, हम किसी भी व्यक्ति के पास जो पंडित ने तिलक लगा रखा है, पीले कपड़े पहन रखे हैं, दुपट्टा ओढ़ रखा है, उसके पास जाके अपना हाथ दिखा देते हैं और फिर कह देते हैं कि भैया पंडित जी बताइए क्या ज्योतिष मेरे भविष्य के बारे में बताएं। तो फिर वो क्या करेगा? वही बताएगा कि ये उपाय कर लो, ये पहन लो, नग पहन लो, इसको ऐसा पहन लो। मैं भी बहुत सारे चैनल्स पे आता हूं और मुझे हमेशा एक बात की जाती है कि आचार्य जी देखिए ज्योतिष में बैठना है तो आपको माला पहननी पड़ेगी, नग पहनने पड़ेंगे, बहुत कुछ। अरे भैया देखो बिठाना है बिठाओ, नहीं बैठना, अगर ये केवल ज्योतिष के द्वारा अंगूठी पहन के ही उपचार हो जाता तो सुनार की दुकान भरने के लिए ज्योतिष नहीं बना है। ज्योतिष प्रत्यक्ष रूप से विज्ञान है, वो आपको समझाता है कि भाई ऐसे ऐसे समय पर सूर्य निकलेगा, उसका प्रभाव ये होगा। अब कर्म के तौर पर आपका प्रयास है कि आप झुग्गी में बैठ के सूरज की ताप से बचना चाहते हैं, पंखा चलाकर एक कमरे में उसकी ताप से बचना चाहते हैं, या एसी लगाकर अपने आपको, ये आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार का कर्म किया और कैसे उस परेशानी का निदान किया। ज्योतिष को इस रूप में ही हमने समझने का प्रयास किया है। काल गणनाओं का क्या प्रभाव व्यक्ति विशेष के ऊपर होता है, जीव मात्र के ऊपर होता है, और वो उसका उपचार कैसे करने का प्रयास करते हैं। तो वही हम समझने का प्रयास करते हैं ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। सूर्य कैसे चलेगा, चंद्रमा का प्रभाव कैसा होगा, चंद्रमा क्यों मन का कारक है, मंगल क्यों पराक्रम का प्रतीक है, बुध क्यों व्यवसायिक बुद्धि देता है, बृहस्पति कैसे हमारे अंदर जो विवेक को जगाने का प्रयास करता है, शुक्र कैसे समृद्धि लाता है, शनि कैसे न्याय के देवता हैं, वो क्या प्रभाव करेंगे, कैसे करेंगे। सोचे कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले बिना टेलीस्कोप के उन गणनाओं का पता लगाने का प्रयास किया।
उन गणनाओं को समझने का प्रयास किया, उस लग्न को, यदि आप ज्योतिष विज्ञान को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे लग्न निकाली जाती है। एक लग्न को निकालने की केवल कैलकुलेशन से, गतनक्ष सर्वक्ष इत्यादि सूर्योदय से इष्ट निकाल करने की जो व्यवस्था है वो प्योरली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। और उस सिद्धांत को कैसे डेवलप किया, हमारी समस्या ये रही कि हमने उस विज्ञान को एक विश्व पटल पर रखने का प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे जो व्यवस्थाएं रही, कुछ लोगों ने अपनी संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास किया। हमारे यहां वो संस्कृति को तलवार के दम पे फैलाने की व्यवस्था नहीं थी, और विश्व ने, बहुत सारे लोगों ने उसको समझा, उसको पॉलिश किया और अपनी संस्कृति को समझाने का प्रयास किया। तो हम कोशिश ये करें अपनी संस्कृति को अच्छे से समझकर, और ज्योतिष एक बहुत बढ़िया, एक ज्योतिष को भारतीय संस्कृति में नेत्र कहा गया है। ज्योतिष का स्थान जो है वेद के अंदर नेत्र का स्थान है। नेत्रों का कार्य क्या है? सामने दिखाना कि भैया सामने पहाड़ है, सामने गड्ढा है, सामने आग है, या मार्ग अच्छा है, उस पर कैसे चलना है आपको, ये आपके विवेक और आपके हाथ पैर बुद्धि का काम है कि कैसे उस पर चलते हैं। तो ज्योतिष को, वास्तु को, इन सब विज्ञानों को, जितनी भारतीय पराविद्याएं हैं, उन सबको मानव जीवन को सुखमय आनंदमय बनाने के लिए सृजन किया गया, और उसको समझकर लोगों ने अपना लाभ भी उठाया। मुहूर्त की व्यवस्था बनाई गई कि किस काल में कौन सा कार्य कर लेने से मुहूर्त बनता है, कैसे बनता है, और उसका कैसे काम कर रहे हैं। देखिए 100 लोग एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, परंतु एक व्यक्ति उसमें सफल होता है, दूसरा सफल नहीं हो पाता, तीसरा कहीं बीच में रुक जाता है, 10% कर पाता है, चौथा 5% कर पाता है। लेकिन अगर सक्सेस का एक रास्ता एक ही, तो सब लोगों को मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सक्सेस मिलनी चाहिए। यहां आ जाता है भाग्य, और उस भाग्य को समझने का काम ज्योतिष विज्ञान के ग्रहों की जो वेला वो समझाने का प्रयास करती है कि कौन से ग्रह ने किस कारण से, कौन से किए गए कर्म से आपको वो लाभ मिला, वो आपको लाभ नहीं मिला। व्यक्ति वहां आगे निकल गया, दूसरा व्यक्ति उसी क्षेत्र में काम करता है, उसी सिद्धांत का पालन करते हुए वो आगे नहीं निकल पाया, रुक गया। वहां ज्योतिष की गणनाएं व्यक्ति के प्रारब्ध को समझाने का प्रयास करती हैं कि आपका प्रारब्ध, आपका समय, आपकी व्यवस्था। जबकि ज्ञान विज्ञान में आप समझे कि आप सब लोग सीए करके आए, आप सब लोगों ने एक ही क्वालिफिकेशन 12th भी पढ़ी और कॉमर्स लेकर फिर आपने सीए किया। कुछ लोग बहुत आगे बढ़ गए, कुछ लोगों का काम नहीं चला, कुछ लोग व्यवस्था नहीं। कारण क्या रहा? कारण क्या रहा? कारण हमारा भाग्य, हमारे कर्म के द्वारा, पूर्व अर्जित कर्मानुसार। शास्त्र कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हर व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कर्म अवश्य भोगने पड़ेंगे, और उस कर्म से भाग्य बनता है। यहां के नहीं, ज्योतिष विज्ञान की गणनाएं हम जब निकालते हैं तो उसके अंदर बताया जाता है कि ज्योतिष प्रत्यक्ष रूप से पुनर्जन्म में विश्वास करता है कि हमने पूर्व जन्म में कौन सी दशा कितनी भोग ली और आगे कौन सी भोगने वाले हैं, किस प्रकार से भोगने वाले हैं, कैसे भोगने वाले हैं। तो उन सब चीजों को यदि हम समझेंगे तो जीवन में हम बहुत कुछ आगे कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऑर्थोडॉक्स तरीके से कहकर, हर चीज का प्रभाव है, हर चीज का प्रभाव है। समझे साहब, ज्योतिष में उपाय करने से कल्याण होता है, समस्या परमात्मा की आराधना करने से भी कल्याण होता है, मंत्र जप करने से भी कल्याण होता है। और मैंने तो प्रत्यक्ष रूप से करके देखा। मैं जिस आश्रम पे रहता हूं उस आश्रम पे करीब 2 एकड़ की जगह है इस वक्त। वो पहले 5 एकड़ की जमीन होती थी हमारे आश्रम में, वो सरकार ने एक्वायर कर ली। लेकिन 2 एकड़ की जगह थी, उसके सामने करीब करीब 1980 से 20 किराएदार बैठे हुए थे जो हमें परेशान कर रखे थे। आश्रम के पास इतना पैसा नहीं था कि हम उनको हटा सके। हमारे यहाँ एक प्रयोग लिखा है, बगलामुखी जी का प्रयोग। मैं आज आपके समक्ष वो बात कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि आप समझे कि भारतीय संस्कृति में जो उपाय बताए गए हैं कहीं गलत नहीं है। तो हमने वो बगलामुखी का प्रयोग उसलिए उनके लिए आरंभ किया कि जिससे हम उनसे पिंड छुड़ा सके या परेशानी को दूर कर सके अपने स्वयं के लिए। और आप माने
वो समस्या दूर हुई। जैसे गधे के सिंह से सिंह गायब होते हैं, बिना किसी हथौड़ी के, बिना किसी चीज के, वो समस्या दूर हो गई। व्यवस्था बनी उसकी, कुछ ना कुछ कहानी बनी और हमारा काम पूरा हुआ। मंत्र का अर्थ है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम। इस प्रकार का मंत्र है कि सामने वाले शत्रु की बुद्धि शमन हो जाए, सोचने समझने की शक्ति ना रहे और कोई गलत काम करे और हमारे जीवन का वो लक्ष्य पूरा हो जाए। बिल्कुल वही घटना घटी, बिल्कुल वही घटना घटी और वो काम पूरा हुआ। अब उपाय हुआ ना ये वाला, हमने प्रार्थना करी और उस मंत्र के मनन से उसका रास्ता बना। वो मैं घटना पूरी तरह से आपको बताऊं तो टाइम लग जाएगा कि कैसे कैसे वो घटना घटी, परंतु मंत्र ने अपना प्रभाव दिखाया। ये जो उपाय की बात ज्योतिष के अंदर की जाती है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव करता है। मंत्र क्या है? भारतीय संस्कृति में कहा गया शब्दो वही ब्रह्म, शब्द का इस वायुमंडल में प्रभाव पड़ता है। मैं बहुत दिन पहले एक डिबेट कर रहा था, एक चैनल पे इंडिया टीवी पर बैठा हुआ डिबेट कर रहा था, महामृत्युंजय मंत्र पर डिबेट थी। बहुत सारे लोग वहां डिबेट के क्रिटिक के तौर पर बैठे थे, एक रैशनलिस्ट वहां बैठे हुए थे, बोले देयर इज नथिंग, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द मंत्र, साउंड डजंट हैव एनी इफेक्ट, मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होता, यू आर सेइंग ओम, आई एम सेइंग रॉन्ग, देयर इज नथिंग, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, दे बोथ आर वॉइसेस एंड दे डोंट हैव एनी इफेक्ट। मैंने कहा ठीक है साहब, एक काम करें, आप मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट कर लें, शब्द का प्रभाव नहीं होता। मेरे यहां तो कहा गया है शब्दों वही ब्रह्म, शब्द एक ब्रह्म है और महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा मैंने प्रत्यक्ष प्रभाव देखा है। मैंने कहा कि आप मेरे साथ बाजार चलिए, मैं आपको 4 शब्द दूंगा, आप उसका उच्चारण कीजिएगा और मैं एक शब्द का उच्चारण करूंगा, वो करता हुआ आऊंगा, आपकी पिटाई पक्की होगी, मैं और मेरा स्वागत होगा। मैंने बोला क्या मतलब? मैंने कहा आपको मैं 15-20 गालियां लिख के दूंगा। आपने कहा शब्द का कोई प्रभाव नहीं है। मैंने कहा 4-5 गालियां दूंगा और आपको खूब अच्छे से उच्चारण करते हुए रास्ते से निकलना है और मैं राधे श्याम सीताराम ताली बजाते हुए निकल के आऊंगा, सब उसी रास्ते चलते हुए। किसकी पिटाई होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वो रैशनलिस्ट वहां बैठा हुआ बोल रहा है कि शब्द का प्रभाव ही नहीं है, तो शब्द का प्रभाव है। अभी लता मंगेशकर आके यहाँ गाने लगे, मुझे लगता है आप सब लोग छोड़कर चल देंगे लता मंगेशकर को सुनने के लिए। तो यही विज्ञान, और इसको बहुत आधुनिक तरीके से हमारे ऋषि मुनि ने समझा। मैं छोटा सा एग्जांपल इसको समझाने के लिए बताता हूं कि शब्द का क्या प्रभाव है। आरती देखिए आपने मंदिर में, हमारे यहां आरती किस वक्त होती है? सुबह सूर्य उदय से पहले या सूर्य उदय या सूर्यास्त होने के बाद। लंदन यूनिवर्सिटी ने 1918 के अंदर एक रिसर्च करी कि घंटा बजाने से 6500 स्क्वायर फीट के अंदर जितने प्लेग के बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक लंदन में एक पार्लियामेंटेरियन थे, वो गिरजाघर के पास रहते थे और उन्होंने कोर्ट में केस किया कि मैं बीमार हूं और ये संडे के दिन गिरजाघर में बहुत घंटा बजता है और मुझसे बहुत बर्दाश्त नहीं होता, मेरी तबीयत और खराब होती जा रही है, मैं आराम नहीं कर पाता। तो लंदन कोर्ट ने ऑर्डर दिया लंदन यूनिवर्सिटी को कि रिसर्च करके बताएं क्या घंटा बजाने से जनाब की सेहत खराब होती है क्या? अगर खराब होती है तो हमें तुरंत बंद करना चाहिए घंटा बजना। लंदन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके बताया कि घंटा बजाने से 6500 स्क्वायर फीट के अंदर जितने टीबी और प्लेग के बैक्टीरिया होते हैं उन सब से वातावरण शुद्ध होता है। सोचे, हमारी संस्कृति में इसको और अच्छे से समझा गया। हमारी संस्कृति में आपने किसी का घर सुबह सुबह वॉक करने की किस किस को आदत है? आप लोग सुबह वॉक करते हैं? तो आप जब वॉक करते होंगे तो कई बार आपको रेलगाड़ी की आवाज दूर से आती है? जी सर, जी सर। दिन में तो नहीं आती होगी। कारण क्या है कि सूर्य उदय होते ही वो जो आवाज की किरणें हैं वो आगे जाने से रुकती हैं और सुबह सुबह सूर्य नहीं होता है तो उस वक्त वो आवाज अच्छे से आपके पास आ जाती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसी सिद्धांत को समझते हुए हमारे वातावरण को शुद्ध करने के लिए हमारे घंटा और शंख इत्यादि ध्वनि को सूर्य उदय से पूर्व और सूर्य अस्त होने के बाद रखने की व्यवस्था करी। वही मंत्र विज्ञान का प्रयोग है।
कि हम किसी की याद किसी तक भेजने के लिए टेलीपैथिकल प्रोसेस से, उस मंत्र विज्ञान से, उस शब्द से, ये है वास्तविक उपाय। इस बात को हम समझने का प्रयास करें कि शब्द में इतनी शक्ति है। और जो पंडित जी हमारे मंत्र का उपाय बताते हैं कि शनि के मंत्र का जप कर लो, बृहस्पति के मंत्र का जप कर लो, इसका प्रभाव कर लो, और वो संकल्प के साथ करने से उसका प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। तो ज्योतिष विज्ञान एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। उसके ऐसे ऐसे लाभ शास्त्र में बताए गए हैं। उन गणनाओं को समझकर, उन चीजों को समझकर हम आने वाले समस्याओं को, अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। व्यक्ति किस क्षेत्र में काम करेगा, सूर्य से संबंधित काम करेगा, चंद्रमा से संबंधित काम करेगा, मंगल से संबंधित काम करेगा, कैसे काम करेगा, उन सब चीजों को भी बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से, कि व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार के कामों से आगे सफलता मिलनी है या नहीं मिलनी है, कैसे मिलनी है। तो ये सब विज्ञान जो है, वो ज्योतिष का विज्ञान हमारे शास्त्रों में बहुत अनादिकाल से बताया गया था। तो आज हम सबको आवश्यकता यह है कि हम उस विज्ञान को समझकर, उसकी बातों को समझकर अपने जीवन को और उत्कृष्ट करने का प्रयास करें, आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और ज्योतिष एक बहुत ऐसा विज्ञान है कि जो जीवन में कुछ आगे बढ़ने की सहायता करता है। और चाहे वो नग पहनने का विज्ञान हो, चाहे वो तिलक लगाने का विज्ञान हो, चाहे वो पूजा से आपके सिद्धि का प्रयास हो, तो उन सब के द्वारा बहुत अद्भुत रूप से लाभ उठाया जा सकता है। और हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, समझ डेवलप की जा सकती है। तो उन सब चीजों को समझते हुए तो लाभ मिलता है ज्योतिष का। तो आप इस प्रकार से ज्योतिष विज्ञान का लाभ, बहुत बोलने को बहुत कुछ है, तो कोशिश करें कभी अच्छा और बड़ा प्लेटफॉर्म देने का प्रयास कीजिएगा। तो हम आपके समक्ष बहुत सारी भारतीय, लेकिन ऐसा नहीं, ज्योतिष को ऐसा ना समझें कि कोई बाबा की कोई डुगडुगी है और चमत्कार उपस्थित करके वो दे देंगे। बिल्कुल आप स्वयं ज्योतिषी बन सकते हैं। आप स्वयं ज्योतिषी बन सकते हैं। कोई बहुत केवल विज्ञान को समझकर उसको पढ़ने की आवश्यकता है, कोई बहुत लंबा टाइम की आवश्यकता नहीं। तो बिल्कुल आप बहुत बढ़िया चीजें समझकर आप लाभ ले सकते हैं ज्योतिष विज्ञान का, और अपने जीवन को और सुखमय बना सकते हैं। परिस्थिति को समझकर, ज्योतिष वो विज्ञान है कि जिस प्रकार से हमारा एक व्यवस्था है कि हम रोज गूगल करके देखते हैं कि बारिश तो नहीं आने वाली। अगर बारिश आने वाली है तो हम छाते की व्यवस्था कर लेते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्शन करने की व्यवस्था कर, तूफान आने वाला है। तो उसी प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से कि आने वाला समय किस स्पीड से मुझे चलाने के लिए बात कर रहा है, कि मुझे अपनी स्पीड को रिजर्व कर लेना चाहिए या खुले आम से भागने का प्रयास करना चाहिए, ये समय मेरे लिए अच्छा है, ये स्पीड पे इस स्पीड से जीवन को आगे चलाऊं। तो उस दिव्य दृष्टि से, नेत्र से, ज्ञान से हम ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा है, और उसका लाभ उठाते हुए, और व्यक्ति को यदि पता चल जाए कि आने वाला समय मेरे लिए खराब है या अच्छा है, तो उसके अनुसार से इतनी बात बहुत हो जाती है। उससे लाभ लेने के लिए आपके जीवन में, बाकी आपका कर्म का खेल है। तो अगर समझते हुए भी अच्छा समय है, परंतु आप कर्म ही नहीं कर रहे, आप बैठे हुए घर में चिद्दर ओढ़ के नहीं समय अच्छा चल रहा है, तो कुछ नहीं होने वाला भैया। तो आपको समय को अच्छा समझकर उड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर नहीं उड़ोगे, नहीं करोगे, तो फिर कुछ लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ज्योतिष विज्ञान समझने का विज्ञान है। नेत्रों का काम केवल दिखाने का है, दिखा सकती है। आगे काम बुद्धि का, हाथ पैर का और सब विवेक का काम है कि कैसे आप उसका लाभ उठाएं। अगर नेत्रों का काम केवल इतना है, दिखाना, तो ज्योतिष विज्ञान का केवल मकसद ये है, केवल लाभ है कि ये दिव्य ज्ञान की दृष्टि दे दे कि आने वाला समय मेरे लिए कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है, कैसा है, कब अच्छा है, बुरा है, या बिल्कुल समझ तो समय है। आचार्य जी, कुछ लोगों के मन में शंकाएं हैं, कुछ प्रश्न है जनरल टाइप के, पर्सनल नहीं है। जी जी जी। लोग जानना चाहते हैं कि पितृदोष क्या होता है और इसका निवारण क्या है, कैसे कर सकते हैं हम इसको। देखिए, भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई। हमारा पितरों के प्रति कुछ कर्तव्य है। यह हमारे यहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं है कि बीज कि एक हमने जन्म लिया उसके बाद कोई मतलब ही नहीं। एक बात समझे, हमारे यहाँ पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम की व्यवस्था बताई गई है।
और पुनर्जन्म जो है वो एकदम नहीं होता। भारतीय शास्त्र के अनुसार से 3 पीढ़ी तक तो हर व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करने की आज्ञा दी गई है, करना चाहिए। वो तर्पण के द्वारा वो जो दिवंगत आत्मा है उसकी तृप्ति का संयोग बनता है। पितृ ऋण है, पितृ दोष जैसी कोई चीज नहीं होती। पितृ ऋण, आप ऋण उतारने के लिए क्या कर सकते हैं? उनके निमित्त जो तर्पण की बात की गई है, ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था की गई है, दान पुण्य इत्यादि ये करने की व्यवस्था है। और तर्पण अवश्य करना चाहिए। तर्पण में लगता वहां धन की आवश्यकता नहीं है। पितृ ऋण केवल जो है कि आप नित्यप्रति अपने पितरों के निमित्त, जैसे सूर्य को जल देते हैं तो अपने पितरों के निमित्त उनको भी जल दिया करें। सूर्य को जल दिया जाता है इस प्रकार से सामने, ये आपके हाथ की जो उंगलियां हैं ये देव तीर्थ है, ये पितृ तीर्थ है और ये ऋषि तीर्थ है। तो हमारे यहां व्यवस्था की गई है, अनादिकाल में कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने 2 देवियों का जन्म दिया, एक का नाम स्वाहा, एक का नाम स्वधा। जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें जो आहुति डालते हैं वो स्वाहा नाम की देवी है, जो देवता तक आहुति पहुंचाती है। स्वधा नाम की जो देवी है वो आपके पितरों तक आपकी जो अर्पित चीजें वो उनको समर्पित करती है। तो हमारे यहाँ नियम है कि इस प्रकार से जल लेकर हाथ में, और ये इस प्रकार से इधर से अंगुष्ठ और पैरी उंगली के बीच में से पितृ तीर्थ के निमित्त उनका तर्पण करने की व्यवस्था है। केवल इतना सा भाव है, केवल अपने तर्पयन्ताम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा, इस प्रकार से व्यवस्था बनाने की बात है। और अपने पितरों के निमित्त किसी गरीब आदमी को खाना खिला दिया, कुछ कर दिया। केवल ये कर्तव्य यदि पालन करते हैं तो आपको कोई, यही ऋण उतारने का तरीका है। अपने घर में उत्सव हो रहा है, कुछ हो रहा है, आपने एक थाली निकालकर अपने पितरों के निमित्त किसी गरीब को दे दिया, पितृ वही खाना, भाव है, भाव, वो भाव से उनकी तृप्ति होती है और वो आशीर्वाद देते हैं आपको। तो इतना सा करने में क्या दिक्कत जाती है? तो इतने से पितृ तृप्त हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त गायत्री जप कर लिया कीजिए, उनके लिए गायत्री जप करवा दीजिए, श्रीमद् भागवत का सप्ताह कर दीजिए। श्रीमद् भागवत का सप्ताह और गायत्री ही सबसे बढ़िया श्रेष्ठ मार्ग बोला गया है कि पितृ ऋण से मुक्ति के लिए, और वो अवश्य करना चाहिए हर व्यक्ति को 3 पीढ़ी तक। और इसमें एक बात और भ्रांति और है, लोग अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध की बात जब आती है तो कहते हैं बड़े भाई कर लेंगे, बड़े भाई कर लेंगे, तो बड़े भाई का नियम है बड़े भाई करने। अरे पिता तो सबके थे, माता पिता सबके थे। और वहां ऐसा भी नहीं है कि स्त्री नहीं कर सकती, पुरुष नहीं कर सकते। रामायण में एक कथा आई है, भगवान को जब वनवास हुआ तो वो जब वहां से निकल रहे थे तो गया जी में रास्ते में गया पड़ी, फल्गु नदी के निकट जाकर भगवान ने कहा आप इस तीर्थ पे आए हैं तो कम से कम अपने पितरों के निमित्त भी यहाँ तर्पण कर लेते हैं। तो कहा भी सामान तो है नहीं, तर्पण करने के लिए तिल चाहिए, चावल चाहिए, जौ चाहिए, पानी चाहिए, लोटा चाहिए। अब उनके पास कुछ था नहीं, तो लक्ष्मण को कहा कि जाओ हाट से कुछ लेके आओ, तब तक मैं यहाँ पर, मध्याह्न का समय सबसे श्रेष्ठ तर्पण के लिए बोला जाता है। तो कहा जाता है कि लक्ष्मण जी बाजार सामान लाने जब तक गए होंगे, सामान आया नहीं, तो मुहूर्त निकल जाता। तो राम ने कहा मैं जाके देखता हूं कहां, तो वो सीता जी रह गई। तो सीता जी ने मुहूर्त को देखते हुए वहीं पर पानी लेकर अपने पितरों को तर्पण कर दिया। राम आए तो राम ने कहा कि अब करते हैं समान तर्पण, बोले नहीं मैंने कर दिया, मुहूर्त निकल जाता तो नहीं होता, इसलिए मैंने मुहूर्त का लाभ लेते हुए जो चीज व्यवस्था थी उनके द्वारा ही कर दिया। यहीं फूल लगे हुए थे, यहीं पे फल्गु का जल था और उसी से मैंने वो तर्पण कर दिया। तो राम बड़े आश्चर्य ने कहा कि ऐसे कैसे कर दिया? तो भगवती ने कहा ये गौ सामने खड़ी है, इससे पूछ लो, केतकी का पुष्प वहीं लगा था, इससे गवाही ले लो, और फल्गु नदी है, इससे गवाही ले लो। तो तीनों ने वहां गवाही नहीं दी। राम दोबारा तर्पण करने के लिए जब वहां उद्धृत हुए तो पितृ जब आए तो उन्होंने कहा हमारी तो तृप्ति हो गई, अब दोबारा किस लिए बुलाया हमको? तब सीता जी ने फल्गु को श्राप दिया वहां पर कि तुमने मेरी गवाही नहीं दी, इसलिए तुम अपना मार्ग भूल जाओ। तो फल्गु जब नदी अगर अब गया जाए तो वो नदी आगे कहीं जाके किसी पे नहीं मिलती, वही खेतों में विलीन हो जाती। गौ ने गवाही अपने मुख से नहीं दी, तो गौ का अधो मार्ग जो है, जो मुख है, वो अपवित्र हो गया उस दिन से।
अग्नि वहां उपस्थित थी। अग्नि उससे पहले शास्त्र में कहा जाता है कि वो जलाती नहीं थी, उसको भी जलाने का नियम था। तो सीता ने अग्नि को श्राप दिया वहां पर। ये शास्त्रोक्त कथा है कि आज से तुम भक्ष अभक्ष सबका भक्षण करोगी। और केतकी के पुष्प को श्राप दिया कि आज से तुम त्यज हो जाओगे। तो ये मैंने कथा इसलिए समझाई कि कई लोगों के मन में भ्रांति हो कि स्त्रियां नहीं कर सकती हैं पितृ ऋण की निवृत्ति। ऐसा कहीं नहीं है। हमारे यहाँ स्त्री पुरुष में कोई फर्क नहीं बताया गया है, सब एक समान है। कालांतर में क्योंकि हमारे ऊपर आक्रमण हुए, हमारी स्त्रियों, हमारे सम्मान की हम रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए हमारे सिस्टम में बहुत सारी बातें आ गई और स्त्रियों को हमने पीछे कर दिया। नहीं तो स्त्रियां कहीं भी हमारे यहाँ पीछे नहीं रही, हमसे पुरुष के समान चलकर उन्होंने कार्य किया। पंडित जी, वो आचार्य जी, ये कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि ये कैसे जाना जाए कि पितृदोष है हमारी कुंडली में? दोष होता ही नहीं, मैंने कहा। अच्छा, पितृ ऋण होता है, पितृ ऋण उतारने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपके पितृ ऋण है, आपके सपनों में बार बार पितृ आते हैं, आपके सपने में या आपको अनुभूति होती है कि पितृ परेशान है, दुखी है, कष्ट है, घर में ना चाहते हुए सब कुछ काम करते हुए भी कुछ अनिष्ट हो रहा है, जी जी जी, और कुछ ऐसी समस्याएं हैं, तो समझ लीजिए कि पितृ ऋण की आपको परेशानी है, कष्ट हो रहा है, घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो ये सब के सब शास्त्र में बताए गए ये सारे के सारे लक्षण जो है वो पितृ ऋण संबंधित है। तो इसलिए पितरों के निमित्त हमें, देखिए एक बात माने कि पितृ दोष कैसे हो सकता है। हमें कहा जाता है पितृ रुष्ट हो गए। क्या बाप बेटे से रुष्ट हो सकता है कभी? आपका बेटा छोटा होते हुए भी आप, या बड़ा होते हुए आपका असम्मान कर दे, कुछ भी कर दे, थप्पड़ तक मार दे, तो माँ बाप से तो हमेशा दुआ ही निकलती है मन से। तो मरने के बाद पितृ कैसे आपका अनिष्ट कर देंगे? मरने के बाद आपके पितृ आपका, हाँ, दुखी, वहां कष्ट में जरूर होते हैं कि हमारे बिना कुछ जो हमारे प्रति कर्तव्य होने चाहिए वो नहीं होते। ये हमारी संस्कृति में नहीं है। अगर आप लंदन जाएं तो वहां पर, वहां की जो वेटिकन, वहां लंदन में जो राज्य परिवार है उनकी शादियां पता है कहां होती हैं? सिमिट्री में जाके होती हैं। पितरों की जो वहां दफन है उनकी छाया में। तो ये हम पूर्वजों की जो व्यवस्था है, हर जगह व्यवस्था है, उन्होंने अपने अपनी संस्कृति के अनुसार से। ये तो कालांतर में हमने सो कॉल्ड अपने आप को मॉडर्नाइज बनाने के नाम पर अपनी संस्कृति को छोड़ने का प्रयास किया है। कुछ लोगों ने हमारे मन में ऐसे अंधविश्वास डाल दिए हैं, और हमारे पंडित, हमारे तथाकथित जो कथावाचक और पंडित हैं, उन आंसरों को, उन क्वेश्चनों को उस प्रकार से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए लोगों के मन में और भ्रांति उत्पन्न हो गई है। तो इसलिए समस्या आ जाती है। लेकिन शास्त्र का यदि अध्ययन करें तो वहां हर चीज का निवारण बताया गया है, समझाने का बात की गई है, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य जी, कुछ लोगों का सवाल है कि 7.5 की दशा में क्या किया जाए और उससे बचने का क्या उपाय है? देखिए 7.5 तो हट आएगी, शनि की ढैया है, शनि का जो चक्र है। देखिए आपने सोलर सिस्टम पढ़ा होगा, आपने सबको सोलर सिस्टम याद है कि बीच में सन है, उसके बाद सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर। हर ग्रह की एक ऑर्बिट है, यानी वो किस ऑर्बिट में, अब जितनी छोटी ऑर्बिट होगी उतनी जल्दी उसका चक्र पूरा हो जाएगा, जितनी दूर होगी उतना लंबा ऑर्बिट पूरा होगा। शनि जिस ऑर्बिट पर है वहां पर उसको एक चक्र लगाने के लिए, सूर्य का एक चक्र लगाने के लिए 2.5 साल लगता है। तो उस 2.5 साल में एक, उसको कहा गया एक ढैया। बृहस्पति जिस ऑर्बिट पर है वहां पर उसको 1 साल लगता है। अर्थ जहां पर है, पृथ्वी जहां पर है, उसको सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए एक जो लगता है वो एक साल लगता है, पूरा 1 साल। और बृहस्पति को लगते हैं 12 साल, बृहस्पति को 12 साल लगते हैं। शनि को 30 साल लगते हैं, शनि को पूरे ऑर्बिट का चक्कर लगाने में 30 साल। और इस 30 साल को उन्होंने क्या किया कि जो पूरा कॉस्मोस है ये, इसको 330 डिग्री में बांट दिया। 330 डिग्री में उसके 12 अलग अलग हिस्से बना दिए। तो 330 डिग्री को 12 हिस्सों में बांटोगे तो 30 अंश के वो आ जाएंगे। 30 अंश की एक राशि बना दी गई। तो उस अंश में विभक्त होने के बाद एक राशि पर जो शनि है वो 2.5 साल चलता है। तो वो 2.5 साल जो है, और पूरे
2.5 साल इंटू 12 करोगे तो 30 साल हो जाएंगे। तो 30 साल का वो चक्र है। तो शनि की जो साढ़े साती है, जिस राशि पे आपका जन्म हुआ उस राशि से एक राशि पहले और एक राशि बाद तक, ये 3 पाद जो है 2.5 की जो है, ये साढ़े साती की गणना है कि ये साढ़े साती है। हर 22.5 साल बाद आपको साढ़े साती, हर व्यक्ति को साढ़े साती आएगी। अब शनि के लिए उपाय, शनि क्या है? शनि दंडाधिकारी है। दंड यानी आपके कर्मानुसार आपके लोका जोगा उपस्थित होकर उसको समझाता है कि भैया अब झेलो ये। महाराज विक्रमादित्य के पास बृहस्पति और शनि कहा जाता है दोनों न्याय के लिए आए थे। महाराज विक्रमादित्य ने न्याय करके बृहस्पति के पक्ष में न्याय दिया और कहा जाता है कि जब शनि ने कहा कि महाराज अब मेरा समय जब आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है, तो कहा जाता है कि जब महाराज की दशा शुरू हुई शनि की, विक्रमादित्य महाराज की, तो ज्योतिषियों ने कहा कि महाराज बहुत भयावह समय आने वाला है। और कहा जाता है कि जब राजा के ऊपर ऐसा शनि का भयावह प्रभाव हो तो पूरी प्रजा उससे ग्रसित हो जाती है क्योंकि राजा के ऊपर है। तो कहा ठीक है मैं 18 साल के लिए संन्यास ले लेता हूं। तो महाराज विक्रमादित्य 18 साल के लिए संन्यास चले गए और कहा जाता है कि कुछ, अब संन्यास में जाना था तो अपने पास कुछ पैसे ले गए, एक जगह चने खरीद रहे थे कहीं, तो चने खरीदते वक्त उन्होंने 2 पैसे वहां रखे, वो कोयले के बन गए। तो यानी शनि का प्रभाव इस प्रकार से है। तो इस बात को दूर करने के लिए हम अपने आप को सुदृढ़ करने का प्रयास करें। हमारे यहाँ ऐसे मंत्र हैं कि जिनका जप करके आप शनि की दैया कैसे आई कैसे चली गई उसका उपाय कर सकते हैं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। दशरथ जी जब देवासुर संग्राम में जा रहे थे तब रास्ते में शनि के दर्शन हुए, तब उन्होंने वहां इस स्तोत्र का पाठ किया है। एक ही स्तोत्र शनि का, नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घम सुषुडाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर व्याकृते। कहा जाता है कि इस स्तोत्र का पाठ कर लेने से शनि के कैसे समस्याएं दूर हो सकती हैं, प्रभाव बिल्कुल हो सकते हैं। तो हम कोशिश ये करें कि हम उस समस्या का निदान के तौर पर समझने का प्रयास करें। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, यदि मैं कहता हूं किसी का खराब समय आ रहा है तो मैं कहूंगा भैया रिजर्व हो जा, ऐसे में इन्वेस्टमेंट मत कर, यहाँ जहां जहां प्रभाव खराब होना है वो काम मत करो, उससे लाभ प्राप्त होगा, परेशानी दूर होंगी। तो इस प्रकार से शनि के दोषों से आप दूर हो सकते हैं। साढ़े साती का प्रभाव आ रहा है तो उसको समझकर पहले अपने आप को बचा सकते हैं। आचार्य जी एक और है लोगों की शंका कि ये काल सर्प दोष क्या होता है और उसके क्या निवारण है? देखिए ये अलग अलग मत हैं। जैसे आपके यहाँ बहुत सारे अलग अलग, हमारे यहाँ अलग अलग फिलोसफर्स हुए हैं और उन्होंने अपनी अपनी गणनाएं दी। राहु और केतु के मध्य में जब सब प्रकार के ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग बन जाता है। लेकिन प्राचीन ज्योतिष विज्ञान के अंदर काल सर्प को कहीं स्थान नहीं दिया गया है। तो काल सर्प योग राहु और केतु के मध्य में जो गणनाओं के अनुसार से बहुत सारे लोगों का मत है 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। राहु से लेकर केतु के बीच में, यानी लग्न में है तो कौन सा होगा, द्वितीय में आया राहु, तो राहु और केतु आप आमने सामने जब भी रहेंगे तो आमने सामने रहेंगे तो अलग अलग जो योग बनाएंगे उसके अनुसार से ग्रह का प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि राहु, ये जो काल सर्प योग है हमेशा अनिष्ट ही करता है। उसके बहुत सारे काल सर्प योग शांति की व्यवस्था करने के लिए बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं। काल सर्प योग शांति पूजा है और उन सबको कराने से काल सर्प योग का निवारण हो जाता है। परंतु एक लाइन में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इस योग के कारण से कष्ट हो रहा है। पूरा ओवरऑल कुंडली को एनालाइज करने के बाद हम चीज को समझ सकते हैं। जैसे आप बैलेंस शीट को देखने के बाद केवल लायबिलिटीज को बताकर या टर्नओवर को बताकर आप उस चीज को नहीं बता सकते कि कितनी कंपनी की हालत सुदृढ़ है कि नहीं। ओवरऑल चीजों को देखना पड़ेगा, कहाँ उसने घुमा रखा है, कहाँ चीजों को दिखा रखा है। तो सब चीज समझते हुए फिर आप उस चीज का एनालाइज कर सकते हैं कि नहीं वास्तविकता कितना भार है, क्या है समस्या, क्या नहीं है। आचार्य जी एक लोगों की और है कि आज हम सब लोग बच्चों की शादी करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन सभी के यहाँ कोई ना कोई ये बच्चे या तो शादी नहीं करना चाहते या शादी के लिए पर्याप्त वर या वधू नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे बच्चों की लेट शादी हो रही है, तो इनके क्या है, क्यों लेट होती है, क्या इनके उपाय है कि सही हो सब टाइम? बड़ा इसका
इसका हमको एक व्यवस्था करनी चाहिए। ज्योतिषी करना है तो मैं बता ही दूंगा कि भाई शनि महाराज ऐसे कुंडली में हो, मंगल ऐसे भाव में हो, सूर्य ऐसे भाव में हो, राहु ऐसे भाव में हो, तो उसके कारण भी विलंब हो जाता है। परंतु इसका मूल कारण यदि आजकल हम समझे, इसका मूल कारण है सामाजिक व्यवस्था। समाज ने जिस प्रकार से एक पैरामीटर बना दिए कि जब तक मेरे पास व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगा, और ये व्यवस्थाएं रहेंगी, मैं पढ़ लूं अभी, अब पढ़ लेता हूं, या एक हमने बहुत सारी व्यवस्था ऐसे बना दी, तो एक हमें लेवल तो सेट करना पड़ेगा। आज समझे हम बच्चियों को पढ़ाने की व्यवस्था बनाते हैं, बहुत सारी चीजों की व्यवस्था करते हैं, तो हमने एक समाज के अंदर एक मेंटेलिटी सेट कर दी है कि नहीं अभी बच्ची छोटी है, अभी पढ़ लेगी, आगे जाके अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी। तो होता क्या है कि 18 साल में बच्चा पढ़ रहा होता है, 20-22 साल का, 23 साल का जाके उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आज ग्रेजुएशन जो है जस्ट लाइक अ रूट, कुछ नहीं कर पाएगा। ग्रेजुएट लेवल क्या करेगा बेचारा, उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री करेगा। अब आपको सीए करने में ही 2 साल से लेकर 5 साल तक व्यक्तियों को लगते हैं सीए करने के लिए, तो आप सोचिए 25 साल के तो वैसे ही हो गए। फिर उसको ढूंढ रहा है कि कैसी व्यवस्था बनाऊं, क्या चीज कराऊं, क्या कराऊं। हमने वो सब चीजों को, बहुत सारी सामाजिक चीजों को जब छांटने की बात आ जाती है ना, तो व्यक्ति यही सोचता रहता है कि ये मोबाइल लूं या ये मोबाइल लूं या ये मोबाइल लूं, ये मोबाइल लूं, इसमें और अच्छा हो जाएगा, आगे अगले साल और बढ़िया गाड़ी आने वाली है, अगले साल और बढ़िया गाड़ी आने वाली है। कहीं ना कहीं संतुष्टि करनी पड़ेगी ना भैया, कहीं ना कहीं संतुष्टि। सामाजिक कारण बहुत बड़ी चीज है। सामाजिक कारणों के कारण, सामाजिक व्यवस्था के दुरुपयोग के कारण से आज समाज में इतना बुरी व्यवस्था हो गई है कि वो एक 28 साल, 29 साल, 30 साल की उम्र के बाद ये जनरल प्रॉब्लम हो गई है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से मैंने भी देखने का प्रयास किया, कोई दोष नहीं कुंडली के अंदर, लेकिन फिर भी सामाजिक, जब उसके माँ बाप से बात करता हूं समझ में आती है नहीं इस लड़का कहीं लड़के वाले ऐसे तो नहीं है, कहीं और दिक्कत करेंगे। मन में ऐसा संकोच आ गया है। हम भाग्य बनाने की बजाय भाग्य बिगाड़ रहे हैं। हम विश्वास तो करें। देखिए आप मान के चले, आपने मानव जन्म जब प्राप्त कर लिया, आप 0 लेवल के ग्राफ पे आ गए। अच्छा करोगे तो ऊपर जाओगे, खराब करोगे नीचे जाओगे। लेकिन आज समाज में इतना भयावह वातावरण बन गया है कि मन में कोई संतोष ही नहीं है, मन में डर है। मन में इतना डर आ गया है प्रेम के कारण से या किसी भी कारण से कि हम कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये सामाजिक व्यवस्था को हमें समझना पड़ेगा। ग्रहों के अनुसार से तो है ही, ग्रह के अनुसार, लेकिन ग्रहों के बाद भी तो मेरे हाथ में कर्म है। हम कर्म को तो समझे। बहुत सारी जन्म पत्रियों में कोई दोष नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी शादी नहीं हो रही साहब। उसमें ज्योतिष करेगा क्या? हम होने नहीं दे रहे, हम ऐसी व्यवस्था बता रहे हैं। मेरे भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग मिलने वाले हैं, छोटे लोग बहुत मिलने वाले रहते हैं, लेकिन ऐसे ही व्यवस्था है। बच्चा पढ़ रहा है साहब, बच्ची ये हो रहा है, बच्चे ये कर रहे हैं अभी। तो हमने समाज का ताना बाना बड़े विचित्र ढंग से, हमने इंटरनेशनल पैरामीटर्स को समझने का प्रयास किया। आप विदेश में जाइए साहब, विदेश में जाकर यही तो हो रहा है। 35 साल, 40 साल, 45 साल में जाके वहां शादी करने की व्यवस्था कर रही है, अभी कमाने में लगा हुआ है। लेकिन आज से हम 50 साल बाद पहले अपनी संस्कृति में देखने का प्रयास करें। 16 साल में, 17 साल में, 18 साल में बच्चों की शादी कर देते थे, क्या वो विकसित नहीं होते थे? आप समझाएं कि आपके पिताजी इनके टाइम पे क्या उन्होंने अच्छा काम नहीं किया? क्या वो धनाढ्य नहीं बने? क्या उनके जीवन में अच्छी व्यवस्थाएं नहीं बनी? लेकिन जो आज सामाजिक ताना बाना बुन गया है, वो उसका सबसे बड़ा कारण है। केवल ग्रहों को दोष ना दीजिए, कर्म को भी समझने का प्रयास कीजिए। आज सामाजिक व्यवस्था ऐसी बन गई है कि बच्चे को हम क्या कराना चाह रहे हैं। एमबीबीएस में अगर लड़की को डाल दिया हमने, आज एमबीबीएस करने लड़का या लड़की को डाल दिया, तो आप समझिए 5 साल, 5.5 साल की एमबीबीएस, 3 साल का एमडी, उसके बाद नौकरी। तो जितने पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं की शादी लेट हो रही है, ये अनपढ़ गवारों की शादी लेट हो रही है। जरा एक बात शांति से सोचने का व्यवस्था बनाओ ना, कि हम पढ़ लिख कर क्या मैं आपको किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था को हम समझे कि सामाजिक व्यवस्था पढ़ लिखने के बाद अच्छी होनी चाहिए। जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो गया उतना डरपोक हो गया, उतना डर गया है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि अध्यात्म शून्य हो गया व्यक्ति। अध्यात्म कर भी रहा है तो डर के मारे, नहीं परमात्मा रुष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको दोहन, उसका जो पंडित, जो गुरुजन है, उसका दोहन ऐसे कर रहे हैं कि और इसको डरा दो, उससे और पैसे निकलवा लो।
तो सामाजिक ताना बाना उसकी व्यवस्था खराब करने की व्यवस्था कर रहा है, ग्रहजन प्रभाव नहीं हो रहा है। ये आचार्य जी, एक हितेश छाजर जी हैं हमारे मेंबर, वो पूछ रहे हैं कि डाइवोर्स क्यों होता है और इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, डाइवोर्स का मुख्य कारण तो बहुत सारे ग्रहों के प्रभाव से है। सप्तम भाव जब भी पीड़ित होगा, द्वितीय भाव जब भी पीड़ित होगा, तो उसके कारण से ये समस्याएं बन सकती हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर एक प्रत्यक्ष उदाहरण दे सकता हूं। मेरे पास एक हिंदुस्तान के बहुत धनाढ्य व्यक्ति की जन्मपत्री आई। मैं उस परिवार से पारिवारिक तौर पर जुड़ा हुआ हूं, लेकिन उस व्यक्ति को मैंने कभी प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं था। बात आज से करीब करीब 20 साल पहले की बात है। पिताजी मेरे थे उन दिनों, वो आ रहे थे आश्रम पर। उनकी जन्मपत्री 2 दिन पहले भेज दी गई थी हमारे यहाँ कि भाई ये जन्मपत्री देख लेना, वो लड़का आएंगे और वो जन्मपत्री दिखाएंगे। वो जन्मपत्री में देखी तो इतना खतरनाक ग्रह था कि वो साफ साफ डाइवोर्स के योग दिखा रहा था कि डाइवोर्स, लेकिन उनके डाइवोर्स नहीं हुए थे। जब वो व्यक्ति आश्रम पे आया तो देखते ही समझ में आ गया, कम से कम मेरी समझ में तो आ गया कि इसका डाइवोर्स क्यों नहीं हुआ। जिस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए तमाम सनातन पद्धति, तमाम सनातन लोग ललाहित होते हैं उस कर्म को करने के लिए, वो व्यक्ति वो अकेला करता है। आपने जन्माष्टमी के दिन एक व्यक्ति को देखा है कि वो मथुरा के मंदिर में खुद खड़े होकर, गोरे से व्यक्ति हैं और वो भगवान का अभिषेक कर रहे होते हैं, यदुहरि डालमिया जी। मैंने उनकी जन्मपत्री देखी, डाइवोर्स का योग ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार से बच ही नहीं सकता था, लेकिन जैसे ही उसको देखा समझ में आ गया कि साक्षात भगवान की कृपा है। जिस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए पूरा हिंदू समाज, विश्व का समाज वो चाहता है कि भैया मेरे को भी वो सौभाग्य मिल जाए, वो अकेला वो कर्म करता है। तो ग्रहों की गणनाओं के अनुसार से हम समझकर उन प्रभावों को दूर कर सकते हैं। लेकिन यदि कुंडली में योग है, मैंने बहुत सारे लोगों की कुंडली ठीक भी करी। एक हमारे यहाँ अग्रवाल साहब आते हैं, उनके बेटे की कुंडली में सप्तम में शनि बैठा हुआ था, डाइवोर्स का पूर्ण योग था, और मैंने उसको कहा कि शादी लेट करना भैया। तो हमने उसकी शादी 31 या 32 साल में खूब ढूंढ ढांड के करी। तो उसके बाद आज 12 साल हो गए शादी को, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो ये उपाय हैं, इनको समझ सकते हैं कि कैसे ग्रहों के प्रभाव को दूर करना है, और समझ सकते हैं। जो नहीं समझते हैं, जो कहते हैं नहीं मैं तो चलूंगा, और फिर भैया भिड़ ले जाके कर ले जो बच करना है, लेकिन आप समझ को डेवलप करके, उपाय करके अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आचार्य जी, एक दोबारा से क्वेश्चन है कि मैरिज के लिए कुंडली मिलान जरूरी है क्या? कुंडली सही है तो मिलान करके समझ सकते हैं आप उसको, या फिर परमात्मा की कृपा से बहुत सारी चीज चल सकती हैं। जिसके भाग्य में लिखा है तो वो ठीक रहेगा। अगर मिलान कर सकते हैं तो ये तो ऐसा हुआ कि मैं बुखार को डायग्नोज करने से पहले ब्लड टेस्ट कराऊं कि नहीं कराऊं, 4 दिन में वैसे ही बुखार उतर जाएगा। अगर करा लोगे तो परिष्कृत पद्धति है, विज्ञान की सम्मत तरीका है कि भैया पहले डायग्नोज कर लो। करानी चाहिए, मतलब करनी चाहिए। अगर विज्ञान का तरीका है तो उसको लाभ लेना चाहिए, बिल्कुल लाभ ले सकते हैं, उसका लाभ लेने का प्रयास करेंगे तो लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, हमारे एक मेंबर और पूछ रहे हैं कि ललित कपूर जी, कि बार बार मिसकैरेज होने का क्या कारण है और कैसे बचा जा सकता है, इससे उपाय? देखिए, संतान सुख में कहीं ना कहीं समस्या है, पितृ दोष हो सकता है, पितृ ऋण जो वाली बात हो सकती है, कहीं ना कहीं सब पंचम भाव पीड़ित हो सकता है। पंचम भाव में संतान सुख है कि नहीं है वो दिखाया जा सकता है। मंत्र विज्ञान में बहुत सारे इसके प्रयोग बताए गए हैं, उन प्रयोगों को कर आप उस समस्या को ठीक कर सकते हो। कोई हेल्दी रीजन, हेल्थ का रीजन है, उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन सारा का सारा प्रारब्ध का खेल है, उन प्रारब्ध को समझकर उसको ठीक कर सकते हैं। जादू ना माने भाई, हमने प्रार्थना करी, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। सकल पदार्थ जग में ही है, बस समय अगर हमारा ठीक हो गया, हमारा भार उतर गया है, तो वो हम उस जगह पहुंच जाएंगे या वो हमारे तक आ जाएगा। तो उससे आप वो समस्या को ठीक कर सकते हैं। अब कैसे होगी, क्यों होगी, कब होगी, किसकी होगी, ये सारा का सारा तो गणनाओं को समझने का खेल है, और समझ सकते हैं। सर ये कह रहे हैं कि इससे नीच का बृहस्पति होने का कारण तो नहीं है ये मिसकैरेज? एक मैंने कहा ना, एक ग्रह का कारण नहीं हो सकता है। पहले पंचम भाव का कारक, पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव को देखना पड़ेगा, सुख देखना पड़ेगा कि सुख है भी कि नहीं है।
किस कारण से हो रहा है मिसकैरेज। खाली एक ग्रह के नाम पर मिसकैरेज, हम कहें शनि सप्तम में आके शनि पंचम में, अगर ये रूल बना दे कि शनि पंचम में होगा तो मिसकैरेज होगा ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते। अगर बृहस्पति नीच का होगा, बृहस्पति नीच भंग योग भी तो होता है कुंडली के अंदर। जो नीच भंग योग है, मैं आपको बड़े बड़े राजा दिखा देता हूँ, बड़े बड़े लोग दिखा देता हूँ, धनाढ़ व्यक्ति दिखा देता हूँ कि जिनका बृहस्पति नीच का है और वो खूब संतान योग है, खूब बढ़िया संतान हो रही है। कहाँ है, कैसा है, ऐसा नहीं कह सकते कि केवल इसके कारण से ही समस्या हो रही है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत कारण हो सकते हैं। एक रूल ऐसा नहीं कह सकते कि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ये हर जगह नहीं लग सकता है। डेबिट ऑल जो एक्सपेंसेस जो बात करने की बात कर रहे हो, वो भी अगर तीनों लॉ में से गोल्डन रूल्स है, वो कहाँ लगाने हैं, कहाँ लगने हैं। पंडित जी लगता है आपने सीए पढ़ी हुई है। पंडित जी, एक हमारे अंकुर अग्रवाल जी पूछ रहे हैं कि क्या पितृदोष में गीता का 3रा अध्याय पढ़ने से लाभ हो सकता है? गीता का 3रा अध्याय। गीता किसी भी रूप में पढ़ी जाए, अध्यात्म किसी रूप में भी किया जाए, आपने भाव यदि कर लिया, आपको इस कथा को ऐसे समझे कि भगवान ने दक्ष का सिर काट दिया। दक्ष का सिर काटने के बाद उसके ऊपर बकरे का सिर लगाया। वो मंत्र तो नहीं जानता था, उसने वहीं अपनी भाषा में अनुनय विनय की। अब भगवान प्रसन्न हुए, क्षमा किया उसको। तो भाव है। तो आप भाव से अगर करेंगे तो कुछ भी करेंगे, राम राम सीता राम भी करेंगे, कृष्ण कृष्ण भी करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उससे तृप्ति होगी। वास्तु एंड कुंडली दोनों जरूरी हैं या कुंडली ही सफिशिएंट है? अमित अग्रवाल जी पूछ रहे हैं सर। देखिए, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ इंटर रिलेटेड है। एक तो गोल्डन रूल्स हो गए, अब उसके बाद व्यक्ति विशेष के लिए, किस व्यक्ति विशेष के लिए कौन सा मार्ग अच्छा है, वो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए। वास्तु के बेसिक फंडामेंटल जो है कि घर का द्वार किस दरवाजे पे होना चाहिए, आपकी किचन किस कोण में होनी चाहिए, किचन आग्नेय कोण में होनी चाहिए, शयन आपका दक्षिण की तरफ होना चाहिए, टॉयलेट्स आपके ईशान की तरफ नहीं होने चाहिए, वायव्य कोण में होने चाहिए। ये एक जनरल रूल्स है, जनरल रूल्स है। उन जनरल रूल्स के बाद भी व्यक्ति विशेष, यदि किसी का सूर्य पंचम भाव में है, पंचम भाव में या चतुर्थ में है, तो यदि वो दक्षिण की तरफ मकान में रहेगा तो वो अशुभ रहेगा। अभी सबके लिए नहीं ले सकता है, बहुत सारे लोग सब दक्षिण के मकान से ही जाके फलीभूत होते हैं। तो कहां कौन सा व्यक्ति का रूप है, वो उसको और ज्यादा परिष्कृत पद्धति से समझना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा, तब जाकर उसको आप बता सकते हैं। एक हमारे वो थे, आर्किटेक्ट थे साहब, एम.आर. वरेरकर साहब थे, मेरे हॉस्पिटल के आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने स्टीवेंस बनाया। बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। बोले उनके पास एक क्लाइंट था, उन्होंने साउथ इंडिया से एक वास्तु थेरेपिस्ट को बुलाया और अपने मकान को दिल्ली में बनाया। और उसने हर चीज को तुड़वा के खूब अच्छा खासा पैसा खर्च करवा के व्यवस्था बनी। और जैसे ही उसमें प्रवेश हुआ, उस व्यक्ति की पत्नी के देहांत हो गया। तो अब इस बात को समझे कि क्या उसके वास्तु दोष था, क्या था। अरे भाग्य में खेल होगा ना, किस प्रकार के कारण की क्या समस्या बनी। आज लोगों ने, मेरे पास एक वास्तु व्यक्ति आया, बोला जी वास्तुवेद आया था, वो स्टेथोस्कोप लगा के दरवाजे की मतलब दीवारों को चेक कर रहा था, उसमें हार्ट बीट चेक कर रहा था क्या वो। मैं समझे कि मैं बहुत साल पहले, मैं छोटा था, मैं एक जगह वास्तु के लेक्चर में गया, तो वहां पर उस वास्तुविद ने लेक्चर दे रहे थे। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, शायद महाबलंकर के अंदर कॉन्फ्रेंस थी, और वहां पर वो व्यक्ति लेक्चर दे रहे थे कि हमारे यहाँ प्राचीन काल में जो शौच था, हम घर से दूर जाते थे। आज हमने पता नहीं हॉट डॉग खाया, कोल्ड डॉग खाया, पता नहीं क्या क्या खाया, और उसके बाद अपने घर के साथ ही वॉशरूम में घुस गए और वहीं जाके, ये वास्तु का दोष है। अब उन पंडित जी से पूछिए, क्या उस टाइम पे सैनिटेशन सिस्टम डेवलप था? वो वेस्ट कहां से विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में कहां से कहां चला गया। तो इस चीज को वास्तु, ये केवल समस्या क्या है कि अल्प ज्ञान के कारण से सामने वाले पे आच्छादित हो जाए व्यक्ति। अरे अरे क्या पंडित जी ने बात बताई है, इस व्यक्ति ने क्या बात बताई और उससे समस्या हो गई। तो हम कोशिश ये करें, हम खुद भी ज्ञानवान बने, इन भ्रांतियों को ना पाले और भ्रांतियों को ठीक करने का प्रयास करें तो बड़ा अच्छा रहेगा।
सर हमारे अतुल अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, सर कभी कभी हम पूरी मेहनत करते हैं पर रिजल्ट हमारे अनुसार नहीं आता, इसका कारण क्या है? कर्म का कहीं ना कहीं खेल है। आप माने सक्सेस के 7 रूल हैं, उन 7 रूलों में से 6 आपने पालन किए। पानी में टैंक में पानी भरना है, आपने 15 छेद बंद कर दिए, एक छेद छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं समस्या हो जाएगी। तो वो पूरा एनालाइज करना पड़ेगा, किस कारण से हुआ है, कहाँ कौन सा दोष है, कौन सा ग्रह का प्रभाव है, उस ग्रह को ठीक करें और प्रैक्टिकल बुद्धि से सोचें और बुद्धि का ही उपयोग करेंगे। बुद्धि से काम, बुद्धि से निकलना है। केवल ग्रह पूजा करके परमात्मा निकलकर आपकी समस्या ठीक कर देगा या सूर्य आकर आपको ठीक कर देगा, वो नहीं निकलने वाला। वो केवल हमारे प्रार्थना से क्या होगा कि वो सही समय पर बुद्धि का जो बल्ब है वो जल जाएगा और वो हमारी समझ में आ जाएगा। लास्ट मोमेंट फिक्शन ऑफ मैटर, इसको और ठीक कर दूं, इसको और ट्यून कर दूं, काम हो जाएगा। वो केवल यही प्रभाव है। हमें अपने कर्म को ठीक कर ले, कर्म ठीक करते ही प्रारब्ध शुभ हो जाएगा। और ज्योतिष गणना उसमें यह बता सकती है, समझा सकती है कि भैया अभी थोड़ी समस्या है और उसको ठीक कर लो, ये कर लो, ये प्रभाव है, इसको ठीक कर लो। टोटकों के चक्कर में मत फंसो। जी सर, जी सर। जो आप मुझसे कहलवाना चाहते हो टोटके कि ये उपाय कर लो, जो मैं टीवी पे बताता हूँ टोटके, वो टीवी की शो है, उस शो के चक्कर में मत फंसे। वो टीवी में जो डिमांड है, एज पर डिमांड के पास सप्लाई करनी पड़ती। ठीक सर, एक मेंबर है खुशबू मित्तल जी, वो पूछ रही है कुंडली में राजयोग कैसे बनता है और इसका क्या मतलब है? राजयोग का मतलब है सुख से। हमारे विभिन्न प्रकार के राजयोग बनाने की व्यवस्था है। पंच महापुरुष योग, यदि केंद्र के अंदर बुद्ध अगर स्वग्रही होके या उच्च का होके बैठ जाए तो राजयोग बन जाता है। नवम और दशम का स्वामी यदि एक साथ संबंध बनाए तो राजयोग बन जाता है। शुभ ग्रह दशम भाव में आ जाए या केंद्रों में आ जाए, त्रिकोण में आ जाए तो राजयोग बन जाता है। अब राजयोग, ये सारा योगों का जो खेल है वो प्लस माइनस का खेल है। आपकी कुंडली में 50 राजयोग है, शुभ योग है, एक दरिद्र योग बन गया, केमुद्रम योग बन गया, तो उसने उन 50 को कट कर दिया, खत्म कर दिया, तो उसका प्रभाव कम कर दिया। तो उस राजयोग का मतलब है सुख, संपदा, संपत्ति प्राप्त हो। लेकिन कब फलीभूत होगा, किस उम्र में फलीभूत होगा, कैसे मिलेगा, वो गणनाओं का विषय, उसको समझना पड़ेगा। कौन सा ग्रह, मैंने आपको भी कार्य में एग्जाम्पल दिया था कि सुप्त अवस्था में तो नहीं है। अब राजयोग बना रहा है बुद्ध, वो बना रहा है सुप्त अवस्था में, तो सपने में आपको राज मिलेगा, या मृत अवस्था में है या युवा अवस्था में है। हमारे ग्रहों की, योगों की विभिन्न, ज्योतिष इतना डिटेल्ड है, इतना डिटेल्ड है कि एक जीवन में वो गणनाओं को निकालना बड़ा मुश्किल काम। मतलब सोचे कि ग्रह युवा अवस्था में, बालावस्था में, वृद्धावस्था में, मृतावस्था में, स्वप्नादि अवस्था में, जागृत अवस्था में, किस अवस्था में कैसे होगा, कब फलीभूत होगा। आप यहां तक विज्ञान है कि आपको एक सपना भी आ रहा है ना, उसके बारे में भी प्रिडिक्शन की जा सकती है, परंतु उतना अध्ययन तो होना चाहिए ना। मेरे पास समय उतना, और ना मैं इतना अध्ययन करने बैठ जाऊं तो सामने वाला कहेगा पागल है भैया। आचार्य जी, ये कुछ प्रकाश डालिए दशाओं के ऊपर, महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, इनका क्या प्रभाव और कैसे है? देखिए, विंशोत्तरी महादशा, अलग अलग प्रकार की योगनीय दशाएं भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अंदर कई चीजों को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग दशाओं का वर्णन किया गया है। पराशर ने जो दशाओं की व्यवस्था बनाने की बात की, वो विंशोत्तरी महादशा 120 वर्ष में पूरे व्यक्ति के जीवन काल को बांटा। सूर्य 6 साल के लिए, चंद्रमा 10 साल के लिए, और उन दशाओं के अनुसार से एक स्टैंडर्ड प्रिडिक्शन वहां व्यवस्था बना दी गई कि इस का ग्रह में, इस अंतरदशा में ऐसे ऐसे शुभ योग बनते हैं। फिर उनका कोरिलेशन किया जाता है आपके कुंडली के अनुसार से, ग्रह कहां बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। शनि यदि योग कारक है तो वो योग कारक ग्रह, यानी हमेशा शनि अशुभ नहीं होगा। यदि शनि कुंडली के अंदर शुभ योग बना रहा है, योग कारक है, तो वो योग देगा, उस प्रकार के लाभ देगा। शनि योग कारक होते हुए मार्केश हो सकता है, योग कारक होते हुए मार्केश हो सकता है, तो उसकी बात भी समझनी पड़ेगी, वहां पर कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है। तो उन सब चीजों को समझते हुए हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। एक टैबुलर फॉर्म में चीजों को समझने के लिए एक बेसिक ज्ञान को समझा दिया गया है, परंतु वो सारा का सारा डिपेंड करेगा आपके अध्ययन के ऊपर, आपकी समझ के ऊपर कि कौन सा ग्रह क्या प्रभाव बना रहा है। विंशोत्तरी महादशा की सिंपल प्रिडिक्शंस है
कि जैसे 120 साल में बांट दिया गया है, शुक्र की दिशा में ये होगा, बृहस्पति की दिशा में बढ़ने के योग बनेंगे। तो अगर हम कंप्यूटर से जब जन्मपत्री निकालते हैं, बहुत साल पहले एक व्यक्ति मेरे पास आई, एक औरत थी और वो 80 साल की थी और उनकी जो लड़की थी वो 12 साल की थी। बृहस्पति की महादशा में संतान प्राप्ति के योग होते हैं, तो 80 साल की बुढ़िया की कुंडली में भी लिखा था कि संतान प्राप्ति का योग है, और वो 12 साल की लड़की के कुंडली में भी लिखा था, दोनों को लेके आए कि बोले ये प्रेडिक्शन है। तो वो कंप्यूटर के द्वारा नहीं होगा प्रेडिक्शन, कंप्यूटर उस सॉफ्टवेयर से हम उस सारे विज्ञान को एक जगह लाकर एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, परंतु इंटरप्रिटेशन जो देनी है वो आपकी बुद्धि ने देनी है। सर एक आशीष जी पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रेमेडी फॉर राहु दोष? राहु दोष की रेमेडी क्या है? राहु दोष की सबसे बढ़िया रेमेडी है कि राहु के मंत्र का जप करना, ओम भ्रांग भ्रीं ब्रौंग से राहवे नमः। कई रेमेडियां शास्त्र में बताई गई हैं, उसका गोमेद पहनना राहु की रेमेडी है, और साथ साथ मूली का दान करना राहु की रेमेडी है, भगवान शिव की उपासना करना राहु की रेमेडी है, और साथ साथ बिल्लियों को दूध देना राहु की रेमेडी है, हाथी को गन्ना इत्यादि देना, मीठा देना, भोजन देना, ये राहु की रेमेडी है। वही पता चलेगा कि क्या समस्या से ग्रसित है व्यक्ति, कौन सी समस्या। रांगे का दान करना, लेड का दान करना, लेड का उपयोग करना, लेड के द्वारा बहुत सारे राहु के उपचार किए जा सकते हैं। तो उन सबके अनेक अनेक उपाय हैं, उन सबको समझ के आप उसका लाभ ले सकते हैं। क्या कर रहा है राहु, कैसे कर रहा है, वो समझना पड़ेगा। राहु में तो योग कारक बनता है, अगर 11वें भाव में राहु बैठा है तो व्यक्ति के बाकी ग्रह क्या करेंगे, केवल राहु ही उसके जीवन में कल्याण का योग बना देगा। जी आचार्य जी, एक हमारे मनोज गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि ये पंचक क्या होते हैं और पंचक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? पंचक हमारे यहाँ अंतिम के जो 5 रेवती इत्यादि नक्षत्र बताए गए हैं वो पंचक के अंतर्गत आते हैं। 5 दिन, 27 दिनों में से 5 दिन तक के जो अंतिम नक्षत्र हैं वो पंचक। अग्नि लकड़ी एकत्र करना, छत डालना, दाग ना देना, ये सब चीजें निषेध है उसके अंदर। तो ये मुहूर्त का विषय है, और ऐसे में ये करने से, ऐसे काल में ये करने से समस्याएं उत्पन्न होती है। ये शोध किया हमारे ऋषि मुनियों ने, और उसके लिए इन पंचक के नाम से इन चीजों को बना दिया। तो जैसे पंचक के अंदर किसी व्यक्ति को दाग दे दिया और वो दाग दे दिया तो कहा जाता है कि ऐसी व्यवस्था बन जाती है। और मैंने प्रत्यक्ष देखा है इस प्रकार से कि जीवन में कुछ अशुभ घटना घटी तो उसके लिए ही शास्त्र के अनुसार से उस पंचक के अंदर वो 5 पुतले बनाकर व्यवस्था जो उनको साथ में फूंक दिया जाता है, एक छोटा सा व्यवस्था बना दी गई है, उसका पालन करना चाहिए। अन्यथा अनिष्ट होने के योग बनते हैं, अनिष्ट से अनिष्ट गलत अशुभ हो जाता है। तो एक छोटा सा प्रभाव है, उसको ठीक करने के लिए यदि छत डालने की व्यवस्था कर रहे हैं तो ऐसे में छत नहीं डालनी चाहिए, तो फिर बार बार किसी ना किसी कारण से टूट फूट होगी, बार बार दिक्कत होगी। तो ये सब प्रभाव है, ये शोध करके एक चीज निकाली गई है, उनको समझना चाहिए। पंडित जी, व्हाट मंत्रा टू रिसाइट टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस? अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कौन सा मंत्र उचित है? सबसे बड़ा चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अपने अंदर ज्ञान का उदय करना, वास्तविक ज्ञान का उदय करना। एक छोटा बच्चा अंधेरे में जाने से डरता है, माँ उसको हाथ पकड़कर उस अंधेरे की तरफ ले जाती है, देख कुछ नहीं है। तो यदि आपको वो ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रभाव, आपका एक्सपीरियंस वही प्रभाव करेगा आपके जीवन में उस भय को दूर करने के लिए। वैसे ये ज्ञान मुद्रा है, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर इस ज्ञान मुद्रा का प्रयास करने से, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाने से ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है, और आपके अंदर भय से इसी हाथ में दोनों हाथ यदि मुद्रा इस प्रकार से हो जाए तो ये अभय मुद्रा बन जाती है। दोनों हाथ इस प्रकार से रखकर, हमारे यहाँ 3 प्रकृति है, ज्ञान, वैराग्य और अभय, इंटर रिलेटेड है। ज्ञान के बाद ही वैराग्य होगा और वैराग्य उत्पन्न होने के बाद ही अभयता प्राप्त होगी। तो इन जो नित्यपति पूजा इत्यादि करने से आपके मन में विश्वास जागेगा, परमात्मा के प्रति विश्वास जागेगा और ज्ञान जागेगा, फिर आपके जीवन में कल्याण होगा। तो हम कोशिश ये करें, अपने आप को मांझे। जब तक मांझोगे नहीं तब तक वो धूल जमी रहेगी, और धूल जमी रहेगी तो अज्ञानता फंसी रहेगी। मैंने अपने आशीर्वाद के दिन एक व्यवस्था बना रखी है आजकल स्वाध्याय की। हम आजकल स्वाध्याय में पिछले 5 सालों से रामचरितमानस का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय में हमने ऐसी व्यवस्था नहीं करी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोगों को जाकर सब आए और रट ले। हमने वहां पर 301 सीए साहब है हमारे, निर्भय शंकर जी, बिल्कुल वो एक जगह, निर्भय शंकर गुप्ता, उनके अभी बड़े भाई चले गए ना,
बिल्कुल उनके बड़े भाई चले गए, मेरा बहुत अच्छा शिष्य है वो। हाँ, कोरोना मेरा में चेला चले है। गए, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से उनको। कोरोना में हमारे आश्रम के सामने ही, वो जिस हॉस्पिटल में डेथ हुई वो हमारे आश्रम के सामने ही थे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जी जी। तो निर्भय शंकर कहीं एक जगह वो रामचरितमानस बांट रहे थे। मैंने कहा अंग्रेज एक काम कर कि आश्रम भिजवा दे, मैं इसका स्वाध्याय शुरू कराऊंगा लोगों से। तो उन्होंने वो 400 किताबें मेरे पास भेज दी। तो हमने वो व्यवस्था बनाई आज से 5 साल पहले कि जो 200-300 लोग इकट्ठे होते हैं रविवार के दिन यज्ञ में, वो सब रामायण को चाहे सूक्ति पढ़े, लेकिन वो अर्थ के साथ कि जीवन में कैसे उतारनी है ये बातें। आज जो संवाद था, आज निषाद का संवाद चल रहा था। निषाद जो थे वो भरत जी से युद्ध के लिए आतुर हुए। जी सर, जी सर। जो भरत जी हैं वो चतुरंगिनी सेना लेकर आ रहे हैं राम को मारने के लिए, राम पर विजय प्राप्त करने के लिए। उनके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ, परंतु वही कहा जाता है कि किसी एक वृद्ध ने छींक दिया। तो जो छींक हुई तो वो वाम की तरफ से थी, उल्टी तरफ से छींक थी। तो उस छींक को समझकर किसी वृद्ध ने कहा कि अब युद्ध होगा ही नहीं। तो उस बात को समझकर उन्होंने कहा कि निषाद आप खुद जाके एक बार मिल तो लीजिए भरत से। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीजें हमारे शास्त्र में समझाने का प्रयास किया गया है कि हम अपने मन से पता नहीं क्या क्या बना लेते। हम व्यक्ति से जाकर बातचीत करने के लिए तो प्रयास करें, पता नहीं वो किस सोच के काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या करने जा रहा है। तो हम अपने दिल को खोलकर नर्मता से, सरलता से चीजों को सरलता से समझने का प्रयास करेंगे तो जीवन में जितने कष्ट हैं वो दूर होंगे। देखिए हमारे को ये बहुत कम समय के लिए जीवन प्राप्त हुआ है। काल गणना को देखें, 50 साल, 60 साल, 70 साल, कुछ साल के लिए हम इस संसार में आते हैं और उस संसार के उस काल में ही पता नहीं किस किस भ्रांति में आए थे। हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो अपने देह को। जी आचार्य जी, एक क्वेश्चन है कि थोड़ा सा प्रकाश डालें स्वप्न पर। जो सपनों में विभिन्न तरह की लोग देखते हैं चीजें, सुबह देखते हैं, शाम को देखते हैं, या दोपहर में सोते वक्त अर्ली मॉर्निंग का होता है, कच्ची निद्रा का होता है, इनका क्या प्रभाव है? स्वप्न विज्ञान में हमने एक पुस्तक लिखी है, क्या कहते हैं सपने। अच्छा। और हर रोज सुबह में जी हिंदुस्तान पे 6:30 बजे होता हूँ। जी हिंदुस्तान पे सुबह 6:30 बजे होता हूँ। हर रोज सपनों के बारे में उसमें बताता हूँ। अच्छा। स्वप्न विज्ञान एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और ज्योतिष के द्वारा उसको समझाने का प्रयास किया गया कि क्या चीज आपके दिखाई दी, क्यों दिखाई दी और उसका प्रभाव क्या है। यदि आप दिन में बात करी हुई चीज को स्वप्न में देखते हैं, जैसे आप किताब कागज देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, भूत की पिक्चर देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं, और वही आपको सपनों में आए तो उसका कोई प्रभाव नहीं। जो चीज का रेफरेंस आपके जीवन में नहीं आया और वो चीज आपके सपनों में आई, सूक्ष्म मस्तिष्क में आई, उस चीज का क्या प्रभाव है वो स्वप्न विज्ञान समझाता है। जी सर, जी सर। उस स्वप्न विज्ञान के अनुसार से क्या चीज, बंदर दिखाई दिया, सांप दिखाई दिया, या सफेद चीज दिखाई दी, काली चीज दिखाई दी, वो क्या प्रत्यक्ष क्या सूचना देती है, वो स्वप्न विज्ञान के अंतर्गत उन चीजों को समझाने का प्रयास किया गया है। और ऋषि मुनियों की शोध है। हमने पूरी किताब लिखी है, 200 पेज की किताब है, और एक एक चीज को समझाने का प्रयास किया है कि सपनों के बारे में सपन बता दिया, अब उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके निदान भी शास्त्र में बताए गए हैं, तो उसके निदान को आप करिए, उससे आपकी त्रुटि दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी। बिल्कुल सर। एक सर और सवाल है कि आज जो खाना खाते हैं लोग, नॉन वेज, प्योर वेज या तरह तरह के फास्ट फूड, इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है या ग्रहों पर क्या प्रभाव है? शुद्धा विचार शुद्ध मना शुद्धा, और देश काल परिस्थिति के अनुसार से खाने की व्यवस्था है। जी जी जी। देश काल परिस्थिति के अनुसार से, ये कहीं ऐसा नियम नहीं है। अगर रामायण आप उठाएंगे तो वहां भर भी, जब निषाद, मैंने कहा, मैं कथा पढ़ रहा था आज सुबह, निषाद जब भरत जी से मिलने जाते हैं, मछली साथ लेके जाते हैं, वन पशु साथ लेके जाते हैं। किस लिए ले जाते हैं? कि वो परखना चाहते हैं कि लड़ाई युद्ध के लिए ऐसा आए हैं। कहीं नहीं है। देश काल जीवो, आदि शंकराचार्य जी महाराज ने एक सिद्धांत दिया और उसी सिद्धांत से बौद्धों को इस देश से बाहर निकाला। उन्होंने कहा जीवो जीवस्य जीवनम, जीवो जीवस्य भोजनम। जीव जीव का जीवन है और जीव जीव का भोजन है।
तो ये देश काल परिस्थिति के अनुसार से किस क्षेत्र में आप, अगर मध्य भारत में है, मध्य भारत का पानी और यहाँ की तासीर आपको नॉनवेज खाना अलाउ नहीं करती। अगर नॉनवेज यहाँ क्षेत्र में खाओगे तो आप बीमार पड़ोगे, ये डॉक्टर से जाके पूछ लो। अगर आप पंजाब से ऊपर के क्षेत्र में हैं, वहां का पानी ऐसा है, क्योंकि वहां चीजें जिस प्रकार की मिलती हैं, वहां आपके नॉनवेज को डाइजेस्ट कर सकता है। यदि आप साउथ इंडिया में आप वहां चले जाएं, कलकत्ता क्षेत्र में, वहां बिना मछली के आपका जीवन चलेगा ही नहीं। ये देशकाल परिस्थिति के अनुसार से। अगर आप रशिया चले जाएं, रशिया में जो एक रेड वाइन वो लोग पी लेते हैं, यहां अगर नॉर्थ इंडिया में लाकर मैं दिल्ली के क्षेत्र में उतनी वाइन पिलाऊं व्यक्ति को, तो 4 दिन में लिवर खराब हो जाएगा व्यक्ति का। वो केवल देशकाल परिस्थिति के अनुसार से। आचार्य जी कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालें नगों पर, ये बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में। इसके ऊपर नग, स्टोन स्टोन स्टोन, देखिए हर चीज का प्रभाव है। एवरी एक्शन हैज अ प्रॉपर रिएक्शन, सेम रिएक्शन है। अब समस्या क्या है कि नग जो है इतनी सुंदर चीज है कि अगर किसी आप उसके पास जाए, आज हमको सबसे महंगी चीज हीरा लगती है, हीरा, डायमंड सबसे महंगा है, लेकिन किसी सुनार के पास जाएंगे तो वो कहेगा कि माणिक और पुखराज की दलाली में हीरे का धंधा हो जाता है, असली चीज तो मिलती नहीं। फिर हम क्या पहनते हैं, अब कैटेगरी बना रखी है, ये 500 वाला है, ये 5000 वाला है, ये 50,000 वाला है, ये 2 लाख वाला है, ये 15 लाख वाला है। अब आप माने कि जो पन्ना है, पन्ने के अंदर कहा गया है कि दोषयुक्त नग नहीं पहनना चाहिए, जिसके अंदर बादल हो, जिसके अंदर कट हो, जिसके अंदर कोई तिल हो। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो सुनार कहेगा, पंडित जी जब बेचना चाहेंगे तो कहेंगे ये ले लो, ये सस्ता वाला है, 500 वाला ओपेक है, इसके अंदर ऐसा है। तो फिर वो नग थोड़ी है भैया, ये तो ये धंधा, सौदा हो रहा है, सौदा। जैसा जिसका ब्रेन वॉश कर दिया। उससे अच्छा ये है ना कि आप मंत्र जप कर लो, दान कर लो। जरूरी है कि नग पहनने से ही आपकी समस्या दूर होगी? आप समझे वो कहां व्यवस्था बनेगी कि जो पुराने जमाने में नीलम पहनने की बात की गई थी कि नीलम को जहर मिले दूध में डाल दो तो दूध अलग कर देगा और जहर अलग कर देगा। सोचे क्या प्रभाव था नग का। आज वो प्रभाव है क्यों नहीं? क्योंकि सारा का सारा कल्चर्ड है। ऑनेक्स स्टोन को हीट थेरेपी देने के बाद उसका कलर चेंज कर देते हैं। तो फिर नग का दोष नहीं है, बाजार का दोष। ठीक है सर। आचार्य हमारे, मैं 5 मिनट और आपके लूंगा, 5-7 मिनट। मेरे को मालूम है आपसे बताए हुए समय से मैं ज्यादा ले चुका हूँ आपका समय, लेकिन कुछ हमारे मेंबर हैं जो आपसे डायरेक्ट भी पूछना चाह रहे हैं। तो कोई भी, पहले तो मैं राजेश जैन जी, हेमंत पावा जी, चतुर्वेदी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, उनको कुछ पूछना है तो वो पूछ लें, नहीं तो फिर हम अटेंडी के ऊपर चलेंगे। जैन साहब पूछिए अपना क्वेश्चन पूछिए। मैं आचार्य जी से ये पूछना चाहूंगा कि जैसे सुना है कि देवता सो जाते हैं, तो अभी सुना है कि 10-15 दिन के बाद देवता सोएंगे और दिवाली के बाद 15 दिन के बाद देवता जागेंगे। और ये भी कहा जाता है कि जब देवता सोते हैं तो विवाह वगैरह नहीं करते हैं, शादियां नहीं करते हैं। तो इसके अलावा, शादियां ना करने के अलावा और क्या क्या काम हैं जो कि नहीं करने चाहिए या जो करने चाहिए जिससे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो? देखिए हमारे यहाँ व्यवस्था, मैंने कहा देश काल परिस्थिति के अनुसार से व्यवस्था बनाई गई। वर्षा ऋतु भारत में आरंभ हो जाती है आषाढ़ के बाद सावन से। ये चतुर्मास होता है। चतुर्मास में कोई भी आने जाने का काम पुराने काल में नहीं होता था। तो और जब रास्ते में बारिश होगी, बाढ़ होगी, ऊंचा नीचा रास्ता पड़ेगा, कच्चे रास्ते होते थे, तो उस सब काल को देखते हुए चतुर्मास की व्यवस्था बना दी गई। फिर ग्रहों की युति जिस प्रकार से होती है कि ये जो भारत का, उत्तर भारत का क्षेत्र जो है, उत्तर भारत के लिए व्यवस्था है। उत्तर भारत जो यानी सरयू से इधर इधर का जो क्षेत्र है, सरयू से इधर इधर क्षेत्र, उनके लिए व्यवस्था है कि वहां पर इस समय में कोई शुभ कार्य नहीं होता। हमारे यहाँ उस बात को डाइल्यूट करके पूरे, अब वो फिनोमिना तो रहा नहीं कि कहां तक के लिए, कौन से क्षेत्र के लिए इसका प्रभाव है, कौन से क्षेत्र के लिए इसका प्रभाव नहीं है। वो क्षेत्रवाद है। क्षेत्र के अनुसार से कौन से लैटिट्यूड्स पे, कौन से लॉन्गिट्यूड्स पे जाकर उसका प्रभाव रहेगा। तो देवशयन के बाद हमारे यहाँ उत्तर भारत के अंदर ये व्यवस्था बनाई गई है कि उस क्षेत्र के अंतर्गत विवाह के काम,
मकान को यानी जो बड़े स्थिर भाव से काम करने वाले हैं, मूर्ति पूजा, मूर्ति का मुहूर्त, मंदिर का मुहूर्त इत्यादि, देवशयन के बाद यानी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवशयन हो जाता है, विष्णु शयन हो जाता है, कार्तिक मास की एकादशी तक रहता है। तो उस समय में मुहूर्त के दृष्टिकोण से ऐसे में विवाह इत्यादि कार्य नहीं करना चाहिए। परंतु पंजाब इत्यादि क्षेत्र में, ऊपर अफगानिस्तान इत्यादि में, वहां ये सब चलता है क्योंकि वो क्षेत्र पार हो जाता है उस क्षेत्र में। तो उस समय ग्रहों की दृष्टि यदि आपको करना है तो उस क्षेत्र में जाके कर सकते हैं। इसका मतलब केवल इतना सा है कि आप इस क्षेत्र के अंदर, ये ज्योतिष की गणनाएं हैं, इस क्षेत्रवाद के अंदर इस क्षेत्र में, तो वहां ये निषेध है। दक्षिण भारत में वहां निषेध नहीं है, तो केवल वहां सूर्य का, ग्रहों का कैसा प्रभाव है कि उस क्षेत्र से बचकर इस क्षेत्र में चले जाइए, वहां वो चलेगा। तो हमारे यहाँ अब विज्ञान को, मैंने कहा ना, पढ़े लिखे लोगों को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। अब हमारा जो बेचारा पंडित है, जो छठी जमात फेल है, सो कॉल्ड पंडित, जो पुजारी आज की तारीख में मंदिर में बैठा है, वो इस सिद्धांत को समझेगा नहीं, फिर वो मुझे और आपको क्या समझाएगा। तो आज हमारी समस्या ये हो गई है कि हमने जो पुजारी भरे अपने मंदिरों में, जो कथावाचक हमारी कथा सुनने हम जाते हैं, जिनको हम अपना गुरु बनाते हैं, वो लोग इस विज्ञान को सही से समझते नहीं है। लेकिन अगर हम ईसाई के पादरी को देखें, कम से कम मुल्ला साहब के मौलवी को देखें, एक क्वालिफाइड है अपनी लैंग्वेज में, वो अपनी चीज को समझा पा रहा है। हमारा बेचारा पंडित तो हमारे को काट रहा है। जी जैन साहब, और कोई आपका क्वेश्चन? जैन साहब बस सर, थैंक यू। हेमंत जी, आपका कोई क्वेश्चन? अच्छा, संजीव जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिएगा संजीव जी। संजीव जी, अशोक सिंगला जी बरनाला से हमारे साथ हैं, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, अनम्यूट करके पूछिएगा जिन्होंने हाथ रेज किया है। हेलो जी सर, पूछिएगा। हेलो, बोलो सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष एक विज्ञान है। जैसे भृगु संहिता होती है, ये इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? देखिए, ज्योतिष में सहस्त्रों शाखाएं हैं, हजारों शाखाएं हैं, और हर व्यक्ति ने अपने अपनी शाखा के अनुसार से उन शोधों को रखा है। भृगु संहिता बिल्कुल अरुण संहिता के रूप में बहुत प्रचलित रही है, लेकिन अब कहाँ कहाँ उसकी चीजें हैं, उपलब्ध है कि नहीं है, ये एक शोध का विषय है। अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्रों में ये दावा करते हैं कि हमारे पास कुछ लिपि पड़ी है, कुछ लिपि पड़ी है। भृगु संहिता के अंदर क्या किया गया है कि ज्योतिष के चार्टों को बना बना के रख दिया गया और उनका प्रेडिक्शन वहां उपस्थित कर दिया गया। अब वो सही है कि नहीं है, वो तो शोध का विषय है, देखना पड़ेगा, लोगों को जाकर अनुसंधान करना पड़ेगा। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन ऐसा कोई मुझे तो जो भी समझ में आई कि उस प्रकार से नहीं मिला। ठीक है, हेमंत पावा जी पूछेंगे आप? छत्रपति जी, केशवानी जी। हाँ, राजेश जी नमस्कार, आचार्य जी नमस्कार। अभी मैं इसको थोड़ा सा मुद्रा की तरफ ले जाना चाहूंगा और प्रार्थना करूंगा कि आप हमें एक दो मुद्राएं ऐसी बताएं और उनको करने की विधि बताएं, जिससे सारे सीए समुदाय जो है अपने हेल्थ और मेंटल वेलबींग के लिए बेनिफिट हो पाए। ठीक है जी, बिल्कुल। देखिए, एक बर्निंग प्रॉब्लम है आज की तारीख में, हृदय रोग। हृदय रोग बर्निंग प्रॉब्लम है। आदमी की मृत्यु दो ही कारण से होती है, या तो हृदय रुक जाता है या ब्रेन रुक जाता है। हृदय को आप ठीक करने के लिए, बल देने के लिए, मेरे पिता की एक शोध है, उसको मृत संजीवनी अपान वायु मुद्रा बोला जाता है। ये पहली उंगली को अंगूठे के बेस पे लगाकर बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के अग्रभाग से जोड़ने से, पहली उंगली को अंगूठे के बेस से लगाकर बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के अग्रभाग से जोड़ने से ये मृत संजीवनी मुद्रा बन जाती है। आपके हृदय को अद्भुत रूप से बल देगा। आपका सांस फूलता है, आपको सॉर्बिटेट की जरूरत पड़ती है, और आप सब लें, मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन इस मुद्रा को नित्य प्रति चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास कर लें। आपका अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होगा, आपके हृदय को बल मिलेगा और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। एक बहुत बड़ी समस्या है कि मन शांत नहीं होता, नींद नहीं आती, लोग रोज गोलियां खाते हैं। उसका मुख्य कारण है कि हमारा मन शांत नहीं। हमारा मन, जब मन अशांत होगा तो व्यक्ति की ना तो मेमोरी काम करेगी, विचार लगातार चले जा रहे हैं। तो उसको शांत करने के लिए ये ज्ञान मुद्रा, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर इस मुद्रा का अभ्यास करने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। धीरे धीरे मन को शांत करने का प्रयास करेंगे।
लेकिन हम अपने शरीर को इतना बिगाड़ चुके हैं आजकल, इतना बिगाड़ चुके हैं, ना तो हमारे पास खाना शुद्ध है, ना वायु शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है। ये समस्या आप समझे कि हमने सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हम कहां चले गए। हम खाने के लिए समस्त कार्य करते हैं और खाने के लिए समय नहीं है मेरे पास। सुबह नाश्ते का समय नहीं है, दोपहर को भोजन का समय नहीं है। तो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर आप समझे, ये पूरे वर्ल्ड में रिनाउंड है कि इंडियन वे ऑफ लिविंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग। बट विडंबना यह है, आयरनी यह है कि वी इंडियंस डोंट नो हाउ टू लिव। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दैट इंडियन वे ऑफ लिविंग इज नोन फॉर, कि क्या है वो इंडियन वे ऑफ लिविंग। कैसे खाना खाएं, कैसे पानी पिए, कैसे सोएं, कैसे मलमूत्र त्याग करें, कैसे शौच जाएं। मैं कह रहा हूं बाथरूम जाना भी नहीं आता लोगों को, आधे लोगों को टॉयलेट जाना नहीं आता, मलमूत्र त्याग करना नहीं आता, और तभी पाइल्स होती है। ये सिखाती है भारतीय संस्कृति, ये सिखाता है अध्यात्म। हमने अध्यात्म को पूजा पाठ का विषय मान लिया। अध्यात्म जीवन जीना सिखाता है। पति पत्नी का संबंध कैसा हो, यह भी अध्यात्म सिखाता है। काम शक्ति कैसे बने व्यक्ति की, यह भी अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म काम से, संसार से दूर नहीं ले जाता। अध्यात्म संसार में रस लाना सिखाता है कि संसार में आनंद पूर्वक कैसे जिया जाए। क्यों जरूरत थी खजुराहो में वो नग्न मूर्तियां बनाने की। सोचे, हमारे यहां काम विज्ञान भी एक कला मानी गई। काम विज्ञान भी कला मानी गई है और वो सिखाया गया, समझाया गया। तो अब हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। हम संस्कृति को समझे। ऐसी बहुत सारे विषय है, हमने बहुत सारे विषय रखे हैं। जैसा पिताजी ने मुझसे सीखा है वही आपके समक्ष रखता हूं। कोशिश करें इस चीज को ले जाएं। आप जैसे पढ़े लिखे लोग हमारे साथ जुड़े तो बड़ा आनंद रहेगा। पंडित जी, एक बच्चा स्टूडेंट पूछ रहा है, जाना पड़ेगा, मेरा समय हो, मेरे को इस वक्त निकलना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन पूछ के फिर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद भी हमारे राजेश जैन जी देंगे। सर, एक क्वेश्चन है कि जो बच्चे एग्जाम देते हैं तो दशा या समय का या ज्योतिषी एग्जाम वाले टाइम की देखनी चाहिए या रिजल्ट आता है उस टाइम का देखना चाहिए? काय का चीज रिजल्ट देखने का क्या मतलब? एग्जाम देने के बाद कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है सर। ज्योतिष को बदनाम क्यों कर रहे हो? बिल्कुल ठीक है। ज्योतिष को बदनाम क्यों कर रहे हो? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं राजेश जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दें और हमारे आचार्य जी का धन्यवाद करें। ओवर टू आचार्य जी, बहुत आनंद आया आपको सुनकर के। आपने महाराज विक्रमादित्य से चर्चा शुरू की। हमने विक्रमादित्य जी की बहुत कहानियां सुनी और पढ़ी, और चंदा मामा हम पढ़ा करते थे बचपन में, शायद अब वो नहीं आती है। तो ये एक दुर्भाग्य है कि आज की जो पीढ़ी है उसको इस तरह के साहित्य, इस तरह की चीजें नहीं मिल रही हैं जिससे कि वो हमारे देश के बारे में, हमारे प्राचीन पीरियड के बारे में कुछ जाने। लेकिन उसके लिए क्या है कि बहुत सारी और विचारधाराएं हमारे हिंदुस्तान में हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने सबने अपना अपना स्थान बनाने के लिए शायद हिस्ट्री में वो हमारी जो विचारधाराएं पुरानी प्राचीन थी उनको पीछे ले गए हैं। तो वो जरूरत है कि राष्ट्रीय पटल पर भी हमारी जो प्राचीन विचारधाराएं उनको आगे लाएं और उनका प्रचार करें और उसका साहित्य को हम अवेलेबल कराएं। और मेरे ख्याल में हम लोग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग इंश्योर कर सकते हैं, जिन्होंने आपको सुना है, कि हम लोग इस पे एफर्ट्स करें, अपने परिवारों में इसका एक ध्यान रखें कि ये सब चीजें हमारे परिवारों को मिले। आपने बताया पितृ ऋण के बारे में, अपने आप को सुदृढ़ करने के बारे में, विवाह व्यवस्था के बारे में, सामाजिक कारण जो है आपने जो बताया, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया कि जो विवाह आजकल लेट हो रहे हैं, जो दिक्कत है, तो वो जो सामाजिक कारण आपने बताया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन किया।
और लगा कि वाकई में ये एक बहुत बड़ा रीजन है। हम बच्चों को बहुत प्रमोट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इस मामले में हम लोग पीछे रह जाते हैं, ये चीज नहीं हो पाती है। तो आपने वास्तु के बारे में बोला, फिर कर्म के बारे में बोला, स्वाध्याय, स्वाध्याय एक बहुत जरूरी चीज है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि स्वाध्याय के बारे में, तो मैं समझता हूँ कि सब हम लोगों को स्वाध्याय के लिए कुछ टाइम हमें निकालना चाहिए। अच्छे साहित्य को पढ़ना, अपने धर्म की किताबों को पढ़ना, चाहे वो थोड़े ही टाइम के लिए हो, वो एक बहुत अच्छी चीज है। और मैं समझता हूँ हमारे जो इतने भी साथी हैं, हमारे जितने भी मित्रगण हैं जिन्होंने आपको सुना, हमारे को आपसे एक प्रेरणा भी मिली। नॉलेज तो बड़ी बड़ी है हमारी, लेकिन हमें कुछ चीजों के लिए प्रेरणा मिली कि हमको है ना कुछ अच्छी चीजें जो आपने बताई मैंने नोट की हैं। मैं नोट करी, मेरी आदत है नोट करने की, मैंने नोट की है और बड़े ध्यान से नोट की हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीजों को हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे इसको सुन के बहुत अच्छा लगा और हमारे सभी साथियों को मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा। और हम ये चाहेंगे कि कुछ और चीजें जो वास्तु के बारे में भी आपने कहा, कुछ मुद्राएं हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों को आगे और मौका मिलेगा, फिर कभी किसी दिन, आप अभी थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है, फिर कभी हम आपको और कष्ट देंगे। आप हमें अपना टाइम, कीमती टाइम दें और हमारा ज्ञानवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। बाबा साहब, आज कैसे आप रह गए पूछने से? आप तो पूछना चाह रहे थे कुछ, मैंने कहा भी था आपसे। बस सर चाय गरम करिए, चाय गरम कर दें। हाँ गोयल साहब, क्या हालचाल है? आप तो आज गाड़ी में घूम रहे हो, क्या बात है? आवाज नहीं आ रही, आप म्यूटेड हो गोयल साहब, म्यूटेड हो। राजेश जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आज का वेबिनार लगा। आज बिटिया का जन्मदिन है, तो बिटिया के पास गुड़गांव जा रहा हूँ, जिसको आप आ नहीं पाए थे, शादी में अटेंड नहीं कर पाए थे। बहुत बहुत मुबारक हो सर, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और आपका आज का आचार्य जी का और आपका सब कुछ बहुत बढ़िया प्रोग्राम लगा। आप लीक से हटके थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लिया, तो हमारे को भी एक इंस्पिरेशन होती है कि राजेश भाई का जो प्रोग्राम है वो हमारा ही प्रोग्राम है, कोई अलग नहीं है, दोनों का प्रोग्राम। सर सर आप ही का प्रोग्राम है सर, ये बिल्कुल आप ही का प्रोग्राम। आप हमारे यहाँ, तो हम सब एक हैं, तो बहुत बड़ी बड़प्पन है। तो बहुत अच्छा भी लगता है कि हम एक हैं सब कुछ। और ये इतना बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, आचार्य जी को लेके आए, और ज्योतिषी का बिल्कुल एक हटके प्रोग्राम आप लोगों ने किया। बहुत अच्छा लगा राजेश। मेरे पास एक रेकी जी हैं जो कि बहुत हीलिंग करते हैं अपने दूर से ही बैठ करके आजकल। उनसे बातचीत चल रही है मेरी कंटिन्यूअसली, लेकिन टाइम सेट नहीं हो पा रहा है। बड़ी मुश्किल में वो आधा घंटे के लिए तैयार हुए हैं, अभी डेट निश्चित नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी अब हम प्रोग्राम करेंगे नेक्स्ट कमिंग वीक में, वो उन्हीं के लिए करेंगे रेकी के ऊपर। बिल्कुल करेंगे। 13 तारीख को मतलब ट्यूसडे को आहूजा जी ने निमंत्रण फिर दोबारा स्वीकार कर लिया है, शाम को 4 से 6, बहुत बढ़िया, 5 से 7, 5 to 7 सॉरी। तो कल डिसाइड करके क्या टॉपिक है तो वो भी मैं सूचना दे दूंगा, उसको भी सब ज्वाइन करें। लेकिन आज तो हमारा टॉपिक ज्योतिष ही है, और किसी को कोई नॉलेज और कुछ बोलना चाहे तो हमारे पास 10-5 मिनट है, जिससे कि और मेंबरों को फायदा हो। चतुर्वेदी साहब, आप तो चारों वेदों के ज्ञाता हैं, आप कुछ बताओ ना सर। मेरे ख्याल से आज बहुत अच्छा रहा और आचार्य जी ने बहुत अच्छे से चीजों को समझाया, और मुझे लगता है कि मेरी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं अपने प्रबुद्ध लोगों को कुछ बताऊं। थैंक यू राजेश भाई। एक टॉपिक जिसमें जैसे आप लोगों का एक हमने एक स्टार्ट किया है हमने, तो उसी तरह से जैसे आयुर्वेद के ऊपर या कोई एक मेडिसिन का, जैसे कोई डॉक्टर को लेके आए या कुछ और लेके आए, कोई अलग अलग 2-3 तरह के डॉक्टर्स का, आयुर्वेद का डॉक्टर हुआ या होम्योपैथी का डॉक्टर हुआ, इस तरह से किसी की प्रॉब्लम आती है, मेंबर्स की प्रॉब्लम आती है या कुछ और आती है, तो वो भी हम एक बार ट्राई करना, आपको कोई अच्छा डॉक्टर मिलता है। गुड डिसीजन सर, आपने एडवाइस अच्छा किया है। मैं बता दूं, कोरोना में हमने 2 सेमिनार किए थे, वेबिनार। अग्रसेन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम लेके आए थे हम लोग। प्री कोविड और पोस्ट कोविड के इफेक्ट्स पे हमने चर्चा की थी।
और बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा वो। ठीक है। लेकिन आपका ये भी सुझाव अच्छा है कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक का भी हम लाएं डॉक्टर्स को। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे कोई 2 डॉक्टरों का नाम दें मेरे को, आयुर्वेदिक और उसका, तो फिर मैं उस पे ये लोगों को अभी ज्ञानवर्धन, अपना भी ज्ञानवर्धन करवा सकूं उनसे। हाँ बिल्कुल सर, इस तरह से अगर कोई एलोपैथी का भी डॉक्टर, अगर हमारे को कोई एलोपैथी का डॉक्टर अच्छा मिलता है जो हार्ट के ऊपर या किसी के ऊपर भी अगर अच्छा मिलता है, आयुर्वेदिक हुआ या कुछ और हुआ, हम एक आपस में कोशिश करेंगे। कोई भी डॉक्टर अच्छा मिलता है तो वो आ सकता है, तो अगर अच्छा स्पीकर है तो करेंगे प्रोग्राम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहे अपने या वीडियो ओपन कराना चाहे तो हमें बताए भैया, हैंड रेज कर ले, हम उनकी भी 2 मिनट बात सुन लेंगे। राजेश जी, होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी बड़ा अच्छा क्या नाम जो हम लोग वो इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत ही चमत्कारी इलाज हैं, और हम लोग उसमें भी किसी है ना हाँ जी। एक अच्छे डॉक्टर को इंक्लूड कर सकते हैं, बुला सकते हैं इसके लिए। श्योर सर, हम कोशिश करेंगे बिल्कुल जी। अभी और कोई मेंबर हमारे जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, कोई अपनी बात कहना चाहता हो, क्या बात करना चाहता हो, अपना हैंड रेज करें। मेन प्रॉब्लम तो अभी इनकम टैक्स पोर्टल को लेकर आ रही है, जिसकी वजह से बड़ी टेंशन है सभी प्रोफेशनल्स में, काम है ना पेंडिंग बहुत सारे हैं। इसका जवाब हमारे हेमंत बाबा जी देंगे जो मुस्कुरा रहे हैं। तो बोले भी नहीं, आज चुप है, तो उनको कुछ ना कुछ तो बुलवाए ना सर। हाँ बिल्कुल। जी बाबा साहब बोलो। आज की बात जो है, इसलिए ज्योतिष के बहुत अच्छा लगा कि इनकम टैक्स पोर्टल को तो अभी वो हिसाब हो गया कि अच्छा कोई मैसेज आता है ना, अच्छा ये चलनी शुरू हो गई चीज, तो अच्छा लगता है उसको ट्राई करते हैं, फिर पता लगता है कुछ नहीं हुआ। ठीक कह रहे हैं आप, इनकम टैक्स पोर्टल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लगता है कि लॉग इन करके पता लगे कि घंटे के बाद कुछ हुआ भी नहीं। और सारा टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। तो आज के दिन तो मेरे ख्याल से इनकम टैक्स पोर्टल को तो ना खोला जाए तो अच्छा है। अग्रवाल जी, ये कोरोना का पीरियड कब तक चलेगा? ये सर आपने सवाल उठाया नहीं तो हम आचार्य जी से पूछते कि कोरोना का कब चलेगा। नहीं और सर, मेरे भी दिमाग में नहीं आई सर ये बात। नहीं, हाथ तो उठाया था, पर मैंने कहा ये आचार्य जी ने तो खैर बहुत अच्छा जो प्रवचन दिया और बहुत बढ़िया लगा, पर ये पूछना मैंने इसीलिए हाथ उठाया था कि ये कोरोना का इफेक्ट कब तक रहेगा, क्या हमारे जनमानस के लिए कब तक ये दुखदाई रहेगा। ये भी अभी मल्टी डॉलर क्वेश्चन है सर ये, कि क्या वो कैसे रहेगा। हाँ, अभी तो चलो इसके और जानने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, जब दूसरी लहर आई उसके बाद लोगों के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट हुआ सर। ये आप भी महसूस करते होंगे। मार्केट में लोग, फिर वो मार्केटें बंद करनी पड़ रही है जब सरकार को, तो इफेक्ट तो लोग लगता है बाहर निकलो तो मिल गए हैं। और जहाँ तक इनकम टैक्स की साइड की बात है, ये समझ नहीं आया कि ये एक्सपेरिमेंट हमारे सीएस के साथ ही क्यों कर रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रखा है। और सर ये एक्सपेरिमेंट हमारे सीए के साथ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट एसएससी के साथ है, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं एसएससी के लिए कर रहे हैं। मैं सर एक बार रिक्वेस्ट कर दूं कि कोई ऐसी बात करें जो ठीक हो, क्योंकि सर ये रिकॉर्डिंग चल रही है सर, तो कोई गवर्नमेंट के ऊपर कोई अपने कटाक्ष ना करे सर। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। नहीं सर, कुल मिला के दिक्कत तो सह ही रहे ना, गवर्नमेंट के पास दिक्कत है। बिल्कुल सर, यदि हम कम काम कर पाएंगे तो गवर्नमेंट को भी तो बिफोर टाइम टैक्स मिल जाएगा ना, कि उनको भी तो फायदा है। ये कटाक्ष की बात नहीं है, दिक्कत हो रही है, दिक्कत बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। नहीं, मैं आपको क्वेश्चन उठाने से मना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि शब्दों को 90 तले बोले। जैसे वो काम जो है वो पेंडिंग होता जा रहा है, काम पेंडिंग होता जा रहा है, और वो पेंडिंग काम तो हम लोगों ने, आप लोगों ने ही निपटाना है। टाइम आएगा तो स्ट्रेस ज्यादा होगा उस टाइम पे। यस, ये मेरा कहने का मकसद यही था कि ये टाइमली चल पड़े और हमें भी फायदा है और सभी को फायदा। चलो सर, और कोई क्वेश्चन हो किसी का? प्रार्थना करेंगे कि ये साइट जल्दी शुरू हो ताकि हमारे काम निपटाने वाले मोड में भी आए।
अभी और तो आपकी टीम का बहुत विशेष धन्यवाद, बहुत अच्छा टॉपिक चुना। मैंने भी थोड़ा बाद में सुनना शुरू किया था, पर बहुत मजा आया। आचार्य जी ने भी बहुत वैल्यू एडिशन करा, और आपका विशेष धन्यवाद कि आपने इतना बढ़िया टॉपिक लिया और आपने टाइम भी निकाला। और जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर की बात हो रही थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ग्लोए का जमाना है, हल्दी का जमाना है, और लोग पी रहे हैं और उनको फायदा भी हो रहा है, एनर्जेटिक भी हो रहा है। लेकिन मैं बिल्कुल सर, इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने अभी पीरियड के बारे में कहा, कोरोना के, तो अभी भी सावधानी हम लोगों को बरतने की जरूरत है। हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। सरकार जो मार्केट बंद कर रही है, नेचुरली कुछ ना कुछ सोच करके ही कर रही है। इसीलिए कर रही है कि लोगों को, जो नागरिक हैं, उनको है ना परेशानी नहीं हो। तो मैं ये सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि सब लोग और सभी लोगों के फैमिली मेंबर्स भी इस चीज में सावधानी बरतें कि हम लोग जो है, जितना भी प्रोटोकॉल सरकार ने कहा है, डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का और सैनिटाइजेशन वगैरह करने का, वो सब हमको फॉलो करते रहें। उसमें बिल्कुल भी ढिलाई ना करें। मैं देखता हूँ मार्केटों में भी, हम लोग जब ऑफिस आते जाते हैं तो किस तरीके से लोग करते हैं। यंग बच्चे तो बिल्कुल भी प्रोटोकॉल का फॉलो, मतलब वहां फॉलो जो करना है वो बहुत ही कम है। तो मैं समझता हूँ हम लोगों को इन सब चीजों से दूर रहना है चाहिए, और हम लोगों को प्रिकॉशन लेने चाहिए। ये मेरी एक सबसे गुजारिश है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हम लोग तो बेसिकली ऑनलाइन ही काम निपटा रहे हैं, अदरवाइज जा नहीं पा रहे सर ऑफिस। लेकिन ऐसा है ना सर, हमारे फैमिली में बच्चे भी हैं और भी बच्चे फैमिली मेंबर्स हैं, तो उन लोगों को भी तो हमको शिक्षा देनी है ना कि उन लोगों को कैसे ध्यान रखना चाहिए। यस सर, वो भी थैंक यू, जरूरी है, वो भी जरूरी है। बहुत अच्छा लगा सर। चलो सर, और कोई बात, या विद इन 1 और 2 मिनट और ले लेते हैं, फिर इसको बाइंड अप करूंगा मैं। और किसी की कोई बात हो, कोई सुझाव हो? 2 पार्टिसिपेंट ने हाथ रेज किया है। राकेश जैन जी ने, बोलिए सर। राकेश जी, अनम्यूट कर लिए अपने आप को और पूछ लीजिए क्या बोल रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बताइए राकेश जी। राकेश जी अनम्यूट करिए अपने आप को। वीडियो भी ऑन कर लें राकेश जी, मैंने आपको। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए सर। सर, बिजनेस एंड एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक वेबिनार हो सकती है कंडक्ट? सर, हमने पहले ये किया था, इसको मैं दोबारा करवाऊंगा। उस दिन उनके नेट में प्रॉब्लम आ गई थी। सत्येंद्र जी थे हमारे यहाँ स्पीकर। हाँ जी। फिर मैं दोबारा करूंगा, वो मेरे को याद है। और आपका सही है सर सुझाव, उसको दोबारा करेंगे। ठीक है, हाँ थैंक यू मैडम सर। खुशबू जी, आप भी कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर, मैं ये बोलना चाह रही थी कि वेबिनार्स कराते हैं, उसमें स्पीकर आते हैं और मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं। आवाज कट रही है आपकी। मैडम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज कट रही है, ब्रेक हो रही है आवाज आपकी। सर एक्चुअली मुझे ना राजेश सर को थैंक यू बोलना था, क्योंकि जब भी हम वेबिनार करते हैं तो हमारे ऑनरेबल स्पीकर्स आते हैं, तो हम उनका थैंक यू करते हैं उन्हें फॉर्मली। तो जो उन्हें लेके आते हैं प्लेटफॉर्म पे, और उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें जो दे दिया है, मैं उन्हें मैसेज में भी हमेशा थैंक यू बोलती हूँ कि सर थैंक यू। मैं वेबिनार्स पहले नहीं लगा पाती थी, बल्कि जब सेमिनार्स हुआ करते थे, टाइम की रिस्ट्रिक्शन और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दे दिया है कि मैं आपका कोई भी वेबिनार मिस नहीं करना चाहती। इसलिए मैंने 2 मिनट्स लिए कि मुझे आपको स्पेशल थैंक यू बोलना है। थैंक यू रियली आई एम रियली ग्रेटफुल। और आई नो मेरे जैसे बहुत होंगे सीएस जो नहीं दे पाते इतना टाइम, या फिर नहीं जा पाते, उन्हें एक आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये कोरोना जब एंड हो जाए, उसके बाद भी आप ये वेबिनार की सीरीज प्लीज कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि फिर सबका ये डिजायर है कि सेमिनार करें, मिले, लेकिन आप वेबिनार की सीरीज को भी कंटिन्यू रखिएगा। ये मेरी आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, और आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। श्योर मैडम, जरूर रखेंगे। अभी मार्च तक तो मैं आपको इंश्योर करना चाह रहा हूँ कि मार्च 2022 तक तो ये कंटिन्यू रहेगा, चाहे सेमिनार हो या ना हो। फिर स्पीकर पे भी डिपेंड करता है कि स्पीकर भी चाहते हैं कि हम आपस में मिलें, और बहुत सारी चीज है। लेकिन जैसे भी यथा स्थिति रहेगी हम जरूर करेंगे, लेकिन इसको ड्रॉप नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, ये पक्की बात। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी, सीरीज कम हो सकती है लेकिन ड्रॉप नहीं कीजिएगा। बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है,
सबसे अच्छे मतलब वेबिनार्स की सीरीज, बहुत सारे लिंक्स आते हैं लेकिन आपका वेबिनार मैं मिस नहीं कर सकती क्योंकि बहुत पॉइंट होता है, टू द पॉइंट। अगर टॉपिक जो है तो वो टॉपिक पे ही रहेगा, वो फिर आउटसाइड नहीं जाता। और आउटसाइड के लिए आपने अलग से ही चूज किया है कि आज का वेबिनार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। थैंक यू। एक आध क्वेश्चन का भी आंसर दिया आचार्य जी ने, तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा एक मिनट हम और, थैंक यू मैडम, एक चीज और जरा कर लें डिस्कस कि ट्यूसडे को गुरुजी आहूजा जी आ रहे हैं, वही 5 से 7 टाइम है उनका। टॉपिक तो उनको 10 मिनट पहले बताना होता है, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो कभी भी बता दो। तो कोई आपके टॉपिक दिमाग में है तो या मन में आ रहा हो तो बताओ। वैसे मैंने टॉपिक सोचा है उनके लिए कि कैश ट्रांजैक्शन लिमिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट and consequences and penalties if we violate the cash transaction limit, पेमेंट पे, रिसीट पे। यदि और कोई टॉपिक हो तो आप बता सकते हो, मैं उसको ले लूंगा। हाँ जी पापा साहब, गोयल साहब आप ही अनम्यूट करो सर, म्यूट कर लेते हो अपने आप को। गोयल साहब, गोयल साहब अनम्यूट करो, म्यूटेड हो आप। मैं कह रहा हूँ कौन आ रहे हैं अभी मंडे को? गिरीश आहूजा जी ट्यूसडे को। अच्छा। कैश ट्रांजैक्शन तो है ही है, बाकी तो एक बार मैं आपको वैसे फोन पे बता दूंगा, अभी कोई जैसे भी कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक 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 सर, कोई बात नहीं। जैन साहब आप बताओगे कोई टॉपिक या और कोई दूसरा लेना हो, या पापा साहब आप बताओ। सर बिल्कुल है कुछ। क्या कोई अटेंडी में कोई बताना चाहे? नहीं तो फिर अब मीटिंग अपन एंड करें सर। ट्रांजैक्शंस के अलावा जैसे ही अभी दिमाग में वो सोच रहे हैं कि कुछ और कुछ आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप के ऊपर जो नए प्रोविजंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, सेक्शन 45 एंड सेक्शन 9B दे आर इसमें वो ऐड कर, इसमें हम वो ऐड करेंगे सर, इसमें 45(4) और 9B ये दोनों ऐड करेंगे हम इसमें, ये दोनों ऐड करेंगे इसमें। जी जी जी। चलो, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू सर, सभी लोगों का धन्यवाद, सब लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। चतुर्वेदी साहब आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आप म्यूटेड हो चतुर्वेदी साहब। नहीं, हम इधर के ही हैं, यूपी के ही हैं, मथुरा से थोड़ा दूर है हमारा गांव वैसे। मैं भी मथुरा का ही रहने वाला हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ सर। वो तो आपके राधे राधे से मालूम पड़ जाता है। कहाँ से? क्योंकि ज्यादातर चतुर्वेदी मथुरा आगरा से ही होते हैं, मैंने देखा है। चलो ठीक है साहब, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।